इन्फ्लुएंसर्स? मी यूपीएससी ऑब्सेशन? 7 साल में जब उसे बता रहे थे उसके पास खाने को भी ठीक से नहीं था कि तुम आईएएस बन जाओ, उसी दिन तय था कि उसका चयन नहीं होगा। अधिकांश युवा ज़ॉम्बीज हो चुके हैं। दिल्ली में लास्ट मंथ एक इंसिडेंट हो जाता है जिस कोचिंग सेंटर में 3 बच्चों की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है। उसके बाद प्रोटेस्ट चला काफ़ी लंबा, जिसमें उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि जो बड़े बड़े टीचर्स हैं वो खुल के बोलें। सही बात यह है कि इन विद्यार्थियों ने ही इन शिक्षकों को उस स्तर पर पहुंचाया था जिस पहचान के स्तर पर वे थे। तो इसलिए उनकी यह अपेक्षा कोई बहुत नाजायज़ अपेक्षा तो नहीं थी कि हर साल इंटरव्यू लिए जो सिटिंग आईपीएस ऑफिसर, सारे दबाव में उनको लगता है कि बीइंग आईपीएस ऑफिसर इज अ फेलियर। सक्सेस स्टोरीज बहुत सारे और वुड बी फेलियर्स को इनवाइट करने के लिए होती हैं, बिकॉज दिस इंडस्ट्री विल नॉट रन ऑन सक्सेस, द इंडस्ट्री विल रन मोर एंड मोर फेलियर्स टू ज्वाइन। आरक्षण एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, ये सामाजिक रूप से वंचित लोगों को हिस्सेदारी देने का कार्यक्रम है। लेकिन अगर आप विश्वविद्यालय के उन शिक्षकों की बात करें जो कि वंचित वर्ग से आते हैं, आपको कई बार स्टाफ रूम में, कई बार क्लासरूम में भेदभाव झेलना पड़ता है। विद्यार्थी आपके सामने ऐसे टिप्पणी करके निकल सकते हैं, इसलिए ये आपको एहसास कराया जाए कि आप किस वर्ग से आते हैं। उसको कैसे पता चलेगा कि इस पूरी दुनिया में मल्टीपल ऑप्शंस हैं मेरे पास? जब आप क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे को सिखाएंगे तो वो सवाल खड़े करेगा, और अगर वो सवाल खड़े करेगा तो वो व्यवस्था को पसंद नहीं आएगा। आपने कहा कि हम एक युवा देश है, तो डिविडेंड अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो बजाय एसेट होने के एक डरावनी लायबिलिटी हो जाता है। अगले 30 सालों में, 25 सालों में ये सारे युवा बुजुर्ग होंगे और इनकी देखभाल करने के लिए इनसे ज्यादा या इनके बराबर युवा मौजूद नहीं होंगे। लोगों का जो भयानक ग्लोरिफिकेशन है, इस पर लगाम लगाए बिना हम अपने युवाओं की जान नहीं बचा सकते। हेलो, मैं हूं स्वर्णा और आज का जो एपिसोड है हमारा वो बहुत ज़्यादा खास है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो एक फेमस टीचर हैं और अब तो वो एक बड़े इन्फ्लुएंसर भी हैं। तो आज हमारे साथ हैं विजेंद्र सर। तो सर, वेलकम टू स्विच। थैंक यू स्वर्णा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, सबसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जब मैं आपके बारे में देख रही थी, जान रही थी, तो आपका जो इंस्टाग्राम का जो यूज़र नेम है वो मासी जीवी है। तो मैं पहले ये जानना चाहती हूँ कि उसके पीछे की क्या कहानी है, कहाँ से आया वो नाम? ये कहानी थोड़ा सा और पीछे जाती है। जब हिंदी में ब्लॉगिंग की शुरुआत हुई तो जिन लोगों को नहीं पता, 2003-04 में यूनिकोड जो है वो हिंदी कंप्यूटिंग में आता है और उसके बाद हिंदी में ब्लॉगिंग शुरू होती है। तो हम कुछ लोग हिंदी के शुरुआती ब्लॉगर्स में थे। तो उस समय हम जो सामान्य नियम है वो ये है कि आप ब्लॉगिंग में अपना एक नाम रखते हैं। तो वहाँ मैंने जो अपना नाम है वो मसी जीवी, मसी का मतलब होता है स्याही, इंक। तो द वन हु लिव्स ऑन इंक, टीचर, जर्नलिस्ट एंड थिंग्स लाइक दैट, तो उनको हम लोग मसी जीवी बोलते हैं। कबीर ने मसी शब्द इस्तेमाल किया है, बाकी लोगों ने भी किया है, तो शब्द नाम वहीं से आता है। और चूँकि मैं वो एक कंटिन्यूटी है, मेरी जो इंटरनेट पर प्रेजेंस है उसमें एक कंटिन्यूटी है। पहले मैं ब्लॉगिंग में था, फिर उसके बाद यही नाम फेसबुक पर भी जाता है। बाद में फेसबुक का एक नियम आता है जिसके तहत आपको अपना आईडी देना पड़ता है, जिसकी वजह से मुझे नाम के आगे विजेंद्र लगाना पड़ा, तो इट बिकम्स विजेंद्र मसी जीवी। अच्छा, और फिर इंस्टाग्राम पे तो आपका यूज़र जाहिर है कि वो उसी को आप कैपिटलाइज करते हैं कि आपके पास एक ऑडियंस है, तो वही लोग जाते हैं। क्योंकि मैं देखी तो मैंने कहा कि इसका मतलब, बहुत बच्चे जो है कमेंट में पूछते हैं कि सर इसका क्या मतलब है, बताइए। मैं ये जानना चाहूँगी कि इन्फ्लुएंसर बनने के बाद, क्योंकि अब तो आप बड़े इन्फ्लुएंसर है, 1 मिलियन से ज़्यादा आपके जो है वो फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, तो उसके बाद क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है? क्योंकि आप एक टीचर भी हैं, तो क्या ऐसा होता है कि जो ऑडियंस या जो फॉलोअर्स हैं वो हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हर मुद्दे पे बोलें, और अगर बोलें तो ये भी देखना होता है कि हम उस तरह से बोलें क्योंकि एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो? स्वर्णा, ये जो सवाल है कि मेरी पहचान एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर, मैं यहाँ बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मेरी प्राइमरी आइडेंटिटी इन्फ्लुएंसर होना है। मेरी प्राइमरी आइडेंटिटी टीचर होना है, और ये टीचर होना भी जिस वजह से लोग पहचानते हैं कि आप सिविल सर्विसेज के आसपास दिखते हैं, वो मेरी प्राइमरी आइडेंटिटी नहीं है। मेरी प्राइमरी आइडेंटिटी विश्वविद्यालय में शिक्षक होना है, और उसी को मैं सबसे ज़्यादा अहमियत देता हूँ। और यही वजह है कि जब लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया, या आपकी भाषा में कहें जब मैं इन्फ्लुएंसर हो गया, लोगों ने फॉलो करना शुरू किया और एक पर्टिकुलर नंबर्स पहुँचने शुरू हुए, तब भी मैंने ये सुनिश्चित किया कि कम से कम
उन जिम्मेदारियों का पालन मैं करूँगा जो शिक्षक होने के नाते थी। इनमें अलग अलग विषयों पर सुचिंतित राय होना भी शामिल है, सरकार को नाराज़ करना शामिल है, ये मेरे काम का हिस्सा है। नीतियों का विश्लेषण करना शामिल है। क्रिटिकल एनालिसिस इम्पोर्टेंट, क्रिटिकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने बच्चों में भी क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करना अपनी जिम्मेदारी लगता है। और इसी तरीके से इन्फ्लुएंसर होने के नाते कई बार होता है ना, जब आपके पास ब्रांड्स पहुंचना शुरू करते हैं कि सर हमारे लिए कर दीजिए, तब आई ट्राई एंड बी वेरी वेरी केयरफुल कि भाई मैं शिक्षक हूँ और वही मेरी प्राइमरी आइडेंटिटी। ऐसा नहीं है कि कोई गेमिंग ऐप आ जाए मेरे पास कि सर आप हमें प्रमोट कर दीजिए या उस किस्म की चीज़ें हैं। हम लोग उसे लगातार अवॉइड करते हैं। मैंने अपनी टीम को बिल्कुल स्पष्टतः बता रखा है कि किस किस्म के ब्रांड्स को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, बाकी नहीं। तो यस, जो एक शिक्षक होने के नाते जिम्मेदारियां हैं, अपने बूते जितनी मेरे अंदर साहस है, जितनी मेरे अंदर क्षमता है, मैं उनका पालन करने की कोशिश करता हूँ। हम देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अगर हम स्पेशली यूपीएससी को लेकर बात करें तो पिछले कुछ सालों में या फिर हम बोले पिछले एक डेकेड में काफ़ी सारे ऐसे टीचर हुए हैं जो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हुए। फिर हमने देखा कि दिल्ली में लास्ट मंथ एक इंसिडेंट हो जाता है जिस कोचिंग सेंटर में 3 बच्चों की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है। उसके बाद जो एस्पिरेंट था उनका प्रोटेस्ट चला काफ़ी लंबा, जिसमें उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, चाहे वो विकास दिव्यकीर्ति सर हों या फिर अवध ओझा सर हो, वो खुल के बोलें। फिर उन्होंने बोला, बट उनका 3-4 दिन बाद स्टेटमेंट आया, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिला। तो जो टीचर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स बन गए, उनके ऊपर जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, कई मामलों में हालांकि जितनी चीज़ें सामने से दिखाई देती हैं अक्सर उतनी स्पष्टता होती नहीं, वास्तव में उसमें कई लेयर्स होती हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि विद्यार्थी चूँकि इन शिक्षकों को लगातार देख रहे थे, इन शिक्षकों को वो पसंद कर रहे थे, और सही बात यह है कि इन विद्यार्थियों ने ही इन शिक्षकों को उस स्तर पर पहुँचाया था जिस पहचान के स्तर पर वे थे। तो इसलिए उनकी यह अपेक्षा कोई बहुत नाजायज़ अपेक्षा तो नहीं थी कि अगर 3 जाने जाती हैं तो उनके शिक्षक इस संदर्भ में उन्हें समर्थन दें और उन्हें राय दें। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि इनमें से कई सारे शिक्षक होने के साथ साथ उद्यमी भी हैं, और चूँकि वे उद्यमी हैं इसलिए, और एक तरह से एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने की जिम्मेदारी आती है, इसलिए कई बार वे अपेक्षाएं जो मसलन विजेंद्र चौहान पहले दिन से बोल सकते थे, क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री से मेरा ये वाला संपर्क नहीं था, वह संभावना शायद इन शिक्षक इन्फ्लुएंसर्स के पास थोड़ी सी कम थी। लेकिन ये बात सही है कि बाद में इन लोगों ने अपनी बात रखी है, और मुझे लगता है कि बात अपनी तरह से स्पष्ट तरीके से रखी है। लेकिन ये भी सही है कि कई बार ये एक्सपेक्टेशंस भी थोड़ी सी मिसप्लेस थी। मसलन अगर हम देखें कि इन दोनों शिक्षकों ने ये बात कही कि अवध ओझा और डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति, इन दोनों का उस घटना से कोई संबंध नहीं था। इसके बावजूद अपेक्षाएं इनसे ज़्यादा की जा रही थी। तो शायद विद्यार्थियों के स्तर पर भी ये थोड़ा सा और रैशनल हो सकता था। लेकिन वो इस वजह, मतलब ये भी था ना कि ऐसे बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते थे जिसमें ये लोग काफ़ी मुखर होते थे, खुलकर बोलते थे, तो शायद इस वजह से भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर निश्चित तौर पर आपको पॉलिसीज का क्रिटिक करना था, और आपको स्थानीय सरकार और केंद्र सरकार का विरोध करना था। और आप पाएंगे कि सामान्यतः एक उद्यमी शिक्षक ऐसे नहीं कर रहे होते हैं। ऐसा करने के लिए आपको विश्वविद्यालय के शिक्षक मिलेंगे। हम लोग इस जोखिम को लेने को तैयार होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब है, और ये हम लोगों को थैंकफुली हमें सरकार की तरफ से भी इस बात की अनुमति होती है। मसलन विश्वविद्यालय शिक्षक जो हैं वो सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल के तहत नहीं आते हैं। अतः यदि मैं इस समय यहाँ बैठकर सरकार के विरुद्ध कोई बात बोलूँ तो इस बात के लिए मुझे दोषी नहीं ठहराया जा सकता, इसे मेरी ओपिनियन मानकर छोड़ दिया जाएगा, जो कि किसी ऐसे उद्यमी के लिए अपेक्षाकृत कठिन होगा। बट वो लोग उसी इंडस्ट्री से आते हैं, फॉर एग्जांपल जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर फॉलो नहीं हो रहे, एंड उनमें से एक जो टीचर हैं, बहुत सारे जो कोचिंग सेंटर्स थे बाद में उनके जो बेसमेंट में चल रहे थे उन्हें बंद किया गया, तो क्या ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर एज अ बिजनेसमैन? आइडियली स्पीकिंग यस, ये एक जिम्मेदारी है। सौभाग्य से कुछ लोगों को हमने देखा कि उन्होंने उसके बाद इस बात पर निश्चित तौर पर काम भी किया और ये सुनिश्चित किया कि इस तरीके की खतरनाक स्थितियों में विद्यार्थियों को ना पढ़ना पड़े। हालांकि स्वर्णा, अगर आप ध्यान से देखें तो सवाल इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। सवाल ये है कि इतने सारे विद्यार्थी अपने अपने शहरों और कस्बों से उठकर दिल्ली जैसी जगह पर आते क्यों हैं? क्योंकि जिस पैमाने पर ये
प्रवास होता है, जिस पैमाने पर ये माइग्रेशन होता है, किसी भी शहर या कॉलोनी के लिए उन्हें खपा पाना संभव नहीं है। वो बिना रूल्स को फ्लाउट किए होगा ही नहीं। अगर आप भी अभी भी देखें तो अगर आप इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए 50 नियम बनाएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन तो अभी भी हाँ, है, लेकिन जब तक इस इंडस्ट्री को आप रीलोकेट नहीं करेंगे, यानी कि दिल्ली में इनके आने की जगह को या तो स्थिर कर दें किसी एक जगह पर या दिल्ली में बंद कर दें। और ये स्थिति कब आएगी? ये स्थिति तब आएगी जब ये ग्लोरिफिकेशन जो आपने नौकरियों के लिए कर रखा है, इसे थोड़ा कम किया जाएगा। ये मुट्ठी भर सपनों का जो भयानक ग्लोरिफिकेशन है, इस पर लगाम लगाए बिना हम अपने युवाओं की जान नहीं बचा सकते। आप खुद देखिए ना कि अभी वो जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की नौकरी है उत्तर प्रदेश में, 60,000 के करीब पोस्ट है। हालांकि इतनी सारी पोस्ट क्यों इकट्ठी आनी चाहिए, उस समय से क्यों नहीं भरी गई, वो एक अलग सवाल है। और 48 लाख एप्लीकेंट है। वो लोग प्लेटफॉर्मों पर, सक्सेस रेशियो भी अगर काउंट किया जाएगा तो आप सोच के देखिए ना, वो प्लेटफॉर्मों पर पड़े हुए हैं, फुटपाथों पर पड़े हुए हैं, बसों में जगह नहीं मिल रही है, ट्रेन्स में जगह नहीं मिल रही है। जाहिर है कि कांस्टेबल बनने की कोशिश करने वाले लोग कोई बहुत अच्छे सोशो इकोनॉमिक से नहीं आ रहे होंगे कि अपनी कार्य करके आएंगे। इनके लिए व्यवस्था तक नहीं है। और क्यों इतने सारे लोग इतने अदने से सपने के लिए परेशान हो रहे हैं? आखिर नीतियों को भी तो इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। इस पे भी हम आएंगे, बट एक अभी मेरा अगला सवाल, हम वापस से यूपीएससी पे आते हैं। तो हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीने से यूपीएससी काफ़ी चर्चा में है, और हम सब जानते हैं किसी अच्छी वजह से नहीं चर्चा में है। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? देखिए, मामला कुछ जैसा आपने कहा, लगभग 1 दशक से शुरू होता है कि यूपीएससी की प्रक्रिया में एक तरह का महिमा मंडन शुरू होता है। इस महिमा मंडन का परिणाम ये होता है कि लोगों के लिए ये लार्जर देन लाइफ चीज़ हो जाती है। ये केवल एक सरकारी नौकरी नहीं रह जाती कि आपने एक परीक्षा दी और आपको एक नौकरी मिल गई। आप इसके लिए फिर किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं, जिसका परिणाम आपको फॉर्जरी में दिखाई देता है, जिसका परिणाम आपको एक पर्टिकुलर तरह की इंडस्ट्री के खड़े हो जाने में दिखाई देता है। और मैं यहाँ केवल कोचिंग इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। आप पाएंगे इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री पूरी की पूरी, OTT, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, दरअसल पूरा उसमें जिस तरह से ग्लोरीफाई किया गया इनके स्ट्रगल को, सारी चीजें मिलकर एक पर्टिकुलर मात्र एक नौकरी को, मतलब मैं बार बार कहता हूँ, लेवल 10 की नौकरी है। लेवल 10 की नौकरी यानी कि वही जो विश्वविद्यालय शिक्षक, बल्कि विश्वविद्यालय शिक्षकों को शुरुआती तनख्वाह उनसे थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है। एक लेवल 10 की नौकरी, लेकिन आपने उसका ग्लोरिफिकेशन ऐसे किया है मानो उस नौकरी का पा लेना कोई जीवन को बदलने वाली चीज होने वाली है। और इस कारण वो रैक्स टू रिचेस दिखाई देने लगता है। और इस कारण आपको तमाम प्लेटफॉर्म्स, तमाम सोशल मीडिया इसको और हाइप देता हुआ दिखाई देता है, जिसका परिणाम फिर अंततः इस रूप में दिखाई देगा कि आपको ऐसी इंडस्ट्री खड़ी हुई दिखाई देंगी जिनमें सभी तरह के तत्व होंगे। और आपको यह चीज़ भी दिखाई देगी कि विद्यार्थी भी किसी भी सीमा तक जाने को तैयार हो जाएगा। वो फुटपाथ पर रहने को तैयार हो जाएगा, वो बेईमानी करने को तैयार हो जाएगा, वह नकली सर्टिफिकेट देने को तैयार हो जाएगा। और ये सारी स्थितियाँ आपको लगातार दिखाई देंगी। अगर आप इसकी सप्लाई साइड को नहीं हैंडल करेंगे, अगर आप इसमें जुड़ रहे ग्लोरिफिकेशन को कम नहीं करेंगे, अगर आप समाज को ये नहीं समझाएंगे कि मात्र एक नौकरी भर है, तो हमें ये स्थितियाँ और ख़राब होती हुई दिखाई देंगी। बट मैं जैसे बिहार से हूँ, और हम लोग देखते हैं कि जब बचपन, जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पर हम देखते हैं कि सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड अगर देखें तो कुछ खास अच्छी नहीं होती ज़्यादातर परिवार की। तो उनको होता है कि हमें अगर यहाँ से निकलना है तो एक बेहतर ज़िंदगी चाहिए। उस बेहतर ज़िंदगी के लिए बचपन से उन्हें बोला जाता है कि IAS बनोगे तभी तुम्हारी जो सिचुएशन है वो बदल जाएगा। तो क्या उस बच्चे के लिए जो मान लीजिए 7 साल का है, 8 साल का है, और जिसने अपनी जो पूरी दुनिया है बहुत गरीबी में देखी है, और उसको एक सपना बताया जाता है कि इस सपने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, तो उसमें उसका क्या दोष है? निश्चित तौर पे बच्चे का दोष तो नहीं, मतलब ये कहना तो एकदम अन्याय हो जाएगा कि बच्चे का दोष है। लेकिन इस बच्चे को मात्र एक सपना दिखाया जाना व्यवस्था के स्तर पर अन्याय है या नहीं? सीधा सीधा गणित लगाइए, 10 लाख लोग अप्लाई करेंगे, फाइनल सिलेक्शन ईमानदारी की बात की जाए तो 75 लोगों का होगा, ठीक है। IAS में 150 के करीब होगा, उनमें से 75 ऐसे होंगे जो पहले से सर्विसेज में होंगे। और इन 75 का, बल्कि मैं तो कह रहा हूं पूरे 800 का जिनका सिलेक्शन हो रहा है, चाहे किसी भी सर्विस में हो रहा है, जरा एक बार सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग कर लीजिए।
जिस बच्चे की बात आप कर रही हैं, उन 800,000 में से ऐसे आप 4 बच्चे नहीं खोज पाएंगी। ईमानदार बात ये, चाहे कितना ग्लोरिफिकेशन हो जाए, कितना चक्की चलाते हुए आप दिखा दीजिए, लेकिन सच्चाई ये है कि इन 1800 लोगों में 4 बच्चे उस सोशियो इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म के नहीं हो, बैकग्राउंड के नहीं होंगे जिनका चयन होगा। चयन किसका होता है? चयन और रिजेक्शन में तो हर साल देख रहा हूं ना, मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूं। इट इज अ फंक्शन ऑफ योर प्रिविलेजेस एंड deprivations. It is not a function of your hard work. Trust me. हालांकि कहानियां बताएंगी कि केवल आपकी मेहनत का नतीजा है। जब लिस्ट आता है वो उसमें देखेंगे एक व्यक्ति अचानक उसके पांवों के नीचे से जान निकल गई, वो कमजोर हो गया क्योंकि उसका चयन उसमें हो गया। सच्चाई है, और मैं पिछले 22 साल का इतिहास बता रहा हूं। आपके पास डेटा है ना, डेटा देख लीजिए, उसमें क्या परेशानी है कि किस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोगों का सिलेक्शन ज्यादा होता है, हिंदी मीडियम के लोगों का कितना होता है, गरीब परिवारों से आने वाले लोगों का कितना होता है। मेरा मानना है 4-5 से ज्यादा आप नाम नहीं खोज सकते जो प्रिविलेज बैकग्राउंड से ना हो। इन 4-5 के पास भी कई सोशल बैकग्राउंड प्रिविलेज्ड होंगे, उनकी कास्ट होगी, उनकी जेंडर होगा, उनकी दूसरी चीजें होंगी जिन प्रिविलेजेस ने हेल्प की होगी उन लोगों के सिलेक्शन में। और आप सपना किस पे बेच रहे हैं? डेप्रिवेशन वालों पर, हु आर एब्सोल्युटली डिप्राइव्ड। द मोमेंट आप 7 साल में जब उसे बता रहे थे, उसके पास खाने को भी ठीक से नहीं था कि तुम आईएएस बन जाओ, ठीक है, आपने उसको एक पर्टिकुलर तरीके के एक रास्ते पे दिया, मैं कोई बुराई नहीं कह रहा इस सपने में, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसी दिन तय था कि उसका चयन नहीं होगा, क्योंकि वो जिस डिप्राइव्ड बैकग्राउंड के साथ आ रहा है, जिन वंचनों के साथ वह आ रहा है, उन वंचनों वालों का चयन स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, सांख्यिकीय रूप से लगभग नगण्य है, और ये लगभग नगण्य ही रहने वाला है। इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है जब तक कि आप प्राथमिक स्तर से ही शिक्षा व्यवस्था ना बदल दें उत्तर प्रदेश की, जिसकी कोई कोशिश होती मुझे नहीं दिखाई दे। अगर आप ध्यान से देखें, इसी साल उत्तर प्रदेश में कई सारे लगभग 70-80 नए चलते हुए स्कूलों को बंद किया गया, स्टेट फंडेड स्कूलों को। इसका सीधा मतलब है कि इन सपनों को बेचने में एक पूरी की पूरी ताकतें लगी हुई हैं, क्योंकि इससे लोगों का ध्यान भटकता है, और जब चयन नहीं होता तब वो बजाय व्यवस्था को दोष देने के, प्राइमरी स्कूलिंग ना होने को दोष देने के, वो अपने आप को दोष देते हैं कि मैंने मेहनत नहीं की। देखो उसका तो बताते हैं, उस वीडियो में बताया कि उसने तो मेहनत की थी, उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब मेरी मेहनत में कमी थी। इफेक्टिवली यू आर विक्टिम ब्लेमिंग। अगर आप ईमानदारी से, अगर आपकी आंखें मेरी तरह 20-22 साल इन लोगों को देख देख कर अभ्यस्त हो चुकी हैं, तो आप केवल नेहरू विहार से निकलिए और पैदल चलते हुए क्रॉस करते हुए मुखर्जी नगर आइए, मुखर्जी नगर से आप चले जाइए केवल हमारे कैंप तक, और इसी तरह से करोलबाग के स्टेशन से उतरिए और राजेंद्र नगर के अंदर की गलियों में चली जाइए। अगर आप में मेरी तरह आंखें पढ़ने की थोड़ी सी सलाहियत आ गई है, तो आप देखेंगे कि अधिकांश युवा ज़ॉम्बीज हो चुके हैं। उन्हें पता है कि इस लड़ाई को वो हार रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं। और ये स्थितियां तो वहां हैं जहां सपनों का केंद्र है। इनके आधार पर जो ज़ॉम्बीज हम कस्बों में और गांवों में तैयार कर रहे हैं, उनकी कोई बात ही नहीं कर रहा। प्लीज समझिए कि हम जब तक अपने बच्चों को सपनों की विविधता नहीं देंगे, और सपनों की विविधता का मतलब है कि 1000, लाख, संभव हो तो 1.5 लाख, 10 लाख सपने, अलग अलग सपने लोगों के पास होने चाहिए, और कोई भी सपना जान से ज्यादा कीमती नहीं होना चाहिए। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप बात कर रहे थे कि ज़ॉम्बी हो जाते हैं। हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के बारे में जब भी बात की जाती है तो युवाओं का देश कहा जाता है, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि हम युवाओं की संख्या कितनी ज़्यादा है। उसमें भी अगर हम देखें तो अगर युवा को हम इस दिशा में अगर ढकेल रहे हैं, क्योंकि ये सिस्टम ही ढकेल रहे हैं उन्हें, अगर उन युवाओं को हम किसी और फील्ड में या किसी और तरीके से प्रोडक्टिव वे से अगर हम उनका इस्तेमाल करें, तो वो कितना यूजफुल हो सकता है हिंदुस्तान के लिए, और वो नहीं हो रहा है तो वो कितना ज़्यादा हानिकारक है किसी भी देश के लिए। स्वर्ण, I'm thankful that you raised this point because it is so important to understand that अगर 30-32, किसी केस में 36 साल तक के युवा इस एकल सपने में, एक ही तरह के सपने, इकहरे सपने में, ये एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 4-5 हो सकते हैं, बस इतने ही सपने, इनमें अपने आप को खपा रहे हैं, तो उसकी कीमत कौन अदा कर रहा है? आपने कहा कि हम एक युवा देश है, इसे बहुत लंबे समय तक कहा गया, ये हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। कोई भी इकोनॉमिस्ट आपको बताएगा कि डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर इस्तेमाल ना किया जाए
तो बजाय एसेट होने के एक डरावनी लायबिलिटी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम इस समय युवाओं का देश है और हमारी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो अब 2.1 से नीचे चली गई है, रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे है। इसका मतलब अगले 30 सालों में, 25 सालों में ये सारे युवा बुजुर्ग होंगे और इनकी देखभाल करने के लिए इनसे ज्यादा या इनके बराबर युवा मौजूद नहीं होंगे। मेरा ये सवाल यही था कि ये युवा कभी ना कभी तो ये बुजुर्ग होने वाले हैं और बुजुर्ग आबादी हमारी इतनी बड़ी हो जाएगी कि ना तो आपसे एनपीएस से निपटेगी, ना आपसे यूपीएस से निपटेगी, ना आपसे ओपीएस से निपटेगी। यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट, क्योंकि अभी से इनके पास आप व्यवस्था नहीं कर रहे हैं कि अपनी बुजुर्गियत का भी और अपने बुजुर्गों की बुढ़ापे का भी इंतजाम इस पीढ़ी पर है, जिसे आप डेमोग्राफिक डिविडेंड कह रहे हैं, जिसे आप नष्ट कर दे रहे हैं करोल बाग और मुखर्जी नगर में। सो यू नीड टू पुट देम टू प्रोडक्शन। आपको उनको किसी एक नहीं, ऐसे सैकड़ों कामों में लगाना पड़ेगा जिन कामों से वह उत्पादन हो, जिस उत्पादन से वे खुद भी क्रियाशील कार्यशील बने और वे एक दोहरी पीढ़ी का जो बोझ है वो भी उठा सके। इस पे मुझे एक स्टोरी याद आई। इसी साल जब यूपीएससी के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए सिविल सर्विसेज के, तो मैंने एक स्टोरी की थी। उसमें एक एस्पिरेंट थे, वो 96 से प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, एंड यूपीएससी का तो उनका खत्म हो गया चांसेस। अब वो जो पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इस बार उनका लास्ट अटेम्प्ट था। और जब मैंने उनसे पूछा कि अगर आप अब सर्विस में लग भी जाते हैं तो एज के हिसाब से, तो अब क्योंकि रैंकिंग होती है, रैंकिंग सिस्टम, तो आप उस पोजीशन पर नहीं जा पाएंगे जब तक रिटायरमेंट में होंगे। तो उनका ये कहना था कि कोई बात नहीं, सरकारी नौकरी तो लग जाएगी। तो जो सरकारी नौकरी का क्रेज है हिंदुस्तान में, वो किस तरह से? देखिए, मैं तो एक साधारण सी बात कहता हूँ, विद्यार्थियों को भी कहता हूँ। जब मैंने कहा कि हम लोग आलोचनात्मक विवेक सिखाते हैं, तो विद्यार्थियों से लगातार कहता हूँ कि अगर व्यवस्था जिस जिस चीज को ग्लोरीफाई कर रही है और आप उस पर सवाल नहीं उठा पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी शिक्षा बेकार है। सरकारी नौकरी का ग्लोरिफिकेशन नीड टू बी क्वेश्चन। ठीक वैसे जैसे कि लड़कियों के मामले में शादी का ग्लोरिफिकेशन नीड टू बी क्वेश्चन। अगर आप उसे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो आप अभिशप्त हैं उस सारे बोझ को ढोने के लिए जो आप पर लादा जा रहा है। बिल्कुल यही सरकारी नौकरियों के साथ भी है। यही दरअसल टू सम एक्सटेंट जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं के साथ भी है कि डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर। मैं जब थी तो मैंने इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन की थी 2 साल, 12th में किया, फिर ड्रॉप किया। तो हम देखते जब हम कोचिंग जाते थे, एक कोचिंग सेंटर में 80-80 लोग, एंड बैठने की जगह नहीं होती थी, और एक क्लास हो रही होती थी दूर में, जिसमें उन टीचर को नहीं पता होता था कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बट एक क्लास पे दूसरी क्लास। एंड एक दिन में हम स्कूल से आते थे 3 बजे, फिर उसके बाद MWF में हमारा 4 से 10 क्लास होता था, TTS में हमारा 5 से 10 क्लास होता था। तो इस तरह का रूटीन रहता था। आप तो 70-80 पे सोच रहे हैं। अब जाके उन क्लासरूम्स को देखिए जिन क्लासरूम्स में यूपीएससी के वो हो रहे हैं, उनकी संख्या 500, 700, 800 है। पीछे बैठने वाले व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा किसी टीचर तो दिखेगा नहीं, एक बड़ी स्क्रीन दिखेगी जिस स्क्रीन में टीचर का इमेज चल रहा होगा। और उसी आप समझ सकते हैं, हम लोग यूनिवर्सिटी टीचर्स हैं, अगर हम लोगों को 60 लोगों की क्लास लेनी होती है तो उस समय जो पीछे बैठा हुआ विद्यार्थी है, जब तक हम उसे खुद जाकर इंगेज न करें वो क्लासरूम में शामिल नहीं हो सकता। सो इट्स नॉट अ टीचिंग लर्निंग बेसिकली, अगर आप ध्यान से देखें। सो दैट प्रॉब्लम इज देयर। मैं फिर से कह रहा हूं कि जिस चीज का ग्लोरिफिकेशन व्यवस्था करती हुई दिखाई दे, उस पर सवालिया निशान उठाना लगाना हम लोगों की जिम्मेदारी है। अभी हम देखे थे, एक तो यूपीएससी में वैसे भी जो सक्सेस का रेट है बहुत ज़्यादा कम है, उसके बाद भी एग्ज़ाम होने के बाद हमने भी देखा जो पूजा खेड़कर का मामला था वो कितना ज़्यादा बड़ा हुआ, जिसमें फेक सर्टिफिकेट की बात आई। तो एक तो इस एग्ज़ाम में वैसे ही सक्सेस रेशियो इतना कम है, उसके बाद भी अगर इसमें भी करप्शन हो जाता है तो वो कितना हार्मफुल है, और वो भी एक ऐसा एग्ज़ाम जो इतने रेपुटेटेड उससे देखा जाता है इस देश में। देखिए, अब ये ना बड़ा विचित्र सा रहा है। इस राह में दोनों तरफ, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति। हाँ। मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि यूपीएससी एग्जामिनेशन का फंक्शन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ ब्यूरोक्रेट चुनना नहीं है, ये उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगर आप और ये कोई बुरी बात नहीं है, ये उसका ऑब्जेक्टिव होना में। सोच के देखिए ना, आप क्या चुन रहे हैं। आप एक जर्नलिस्ट सुन रहे हैं। जर्नलिस्ट का मतलब एक सामान्यज्ञ जिसको किसी भी विशेष ज्ञान की, मतलब किसी क्षेत्र विशेष में ज्ञान की जरूरत नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं, बट थोड़ा ज्ञान, उसको थोड़ा सब कुछ आता हो, आपस में जोड़ सकता हो। ऐसे लोगों की संख्या इस देश में करोड़ों होगी, और एक ही जगह बी को रख दीजिए, काम चल जाएगा। ट्रस्ट मी, यूपीएससी का काम बेस्ट ब्यूरोक्रेट चुनना नहीं है। यूपीएससी का काम इससे ज्यादा अहम एक काम है, और वो काम ये है कि इस व्यवस्था में आस्था बनी रहे आम युवक की, आम व्यक्ति की,
कि मैं अगर प्रयास करूंगा, वी आर अ रिपब्लिक, हम लोग एक राजतंत्र नहीं है, हम एक लोकतंत्र हैं, और लोकतंत्र में भी हम गणतंत्र हैं, जिसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति को यह उम्मीद होनी चाहिए कि अगर वह चाहे और नियमों कायदों का पालन करे तो वह एक बेहतर पोजीशन पे पहुंच सकता है और सबको बराबर का मौका मिले। ये व्यवस्था में ये आस्था यूपीएससी का प्रमुख काम है, ना कि उन 800 लोगों को चुनना। उन 800 लोगों को चुनने में 4 गलती भी हो जाएं, हुई होंगी पिछले 70 साल में ना। हमारे पास, हमें ऐसे ब्यूरोक्रेट दिखते हैं ना जो नहीं चुने जाने चाहिए थे, तो उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली वो ए जगह पे नहीं होगा तो उसे बी जगह पे डाल देंगे, कोई बात नहीं, वहां पे कम महत्व का काम हो। लेकिन अगर लोगों की आस्था इसमें से गिर जाए तब लोकतंत्र डगमगा जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे कि जुडिशरी में आस्था बना होना जरूरी है, जैसे कि चुनाव आयोग में आस्था बनी रहनी जरूरी है, ठीक है ना, नहीं तो लोकतंत्र नहीं चल पाएगा। बिल्कुल ऐसे ही संघ लोक सेवा आयोग में आस्था बनी रहनी जरूरी। जब ऐसे केसेस आते हैं तो संकट इस आस्था पर, इस क्रेडिबिलिटी पे पड़ता है। इसलिए वे लोग जो संघ लोक सेवा आयोग में चेयरमैन सदस्य के तौर पर हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करें कि आस्था बनी रहे, और अगर ये भंग हुई है तो मेरे ख्याल से उन्हें पद पर नहीं बने रहना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात यह भी है कि जब आपने सर्विस को इतना ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया तो लोग टेढ़े मेढ़े रास्ते अपनाएंगे। ईडब्ल्यूएस, मैं बाकी चीज की बात नहीं करता, ईडब्ल्यूएस जब से आया है, शायद ही ऐसा कोई विद्यार्थी होगा जिसका इंटरव्यू मैंने नहीं लिया, ठीक है ना, उसने मेंस क्लियर किया, इंटरव्यू के लिए सामने बैठे हो। 80% केसेस में हम लोगों को डेफ देखकर समझ में आ रहा होता है कि ईडब्ल्यूएस का जेन्युइन केस नहीं है। डेफ से ही पता चल जाता है, अब फैमिली बैकग्राउंड है नहीं, उसमें उस डेफ का नियम है कि उसमें पिछले 3 साल का आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड दे रखा होता है। ओके। तो आप देख रहे हैं कि 3 साल पहले इस व्यक्ति की आमदनी 11 लाख थी महीने की, साल की आमदनी। 2 साल पहले इसकी आमदनी 8-9 लाख थी, और इस साल इसकी आमदनी घटकर 7 लाख हो गई। काम क्या कर रहा है? काम कर रहा है गुड़गांव में प्रॉपर्टी का बिजनेस है। आप समझ सकते हो, उसके हॉबीज में लिखा हुआ है कि मोटर स्पोर्ट्स उसकी हॉबी है। ईडब्ल्यूएस वाले की हॉबी मोटर स्पोर्ट और गोल्फ नहीं होती, नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें जिस कार की कीमत आप 60 लाख होगी, 80 लाख होगी, उससे 70 लाख होगी, उससे आप चलाएंगे। और ये तो खैर, मतलब आई एम नॉट गिविंग अ रियल केस हियर बिकॉज इट विल बी इनप्रॉपर टू गिव रियल केसेस, लेकिन ऑलमोस्ट इन 80% केसेस ईडब्ल्यूएस इज अ कैटेगरी इन विच अ ह्यूज फॉर्जरी इज डन। तो इसमें इसको किस तरह से ठीक किया जाए? अगर लूप होल ये इतना बड़ा है, वो एक बड़ा सवाल ये है कि आप 8 लाख रुपए की आमदनी वाला इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बना ही नहीं सकते। आप या तो आप 1 लाख की आमदनी वाकई गरीब चाह रहे हैं तो आप वास्तव में गरीब रहिए ना। 8 लाख वाला व्यक्ति तो बार बार दिखाएगा कि ऐसा है। तो ईडब्ल्यूएस अपने आप में पॉलिसी पर दोबारा से विचार होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। लेकिन अगर आप लेकर आए हैं तो फिर हमें इंश्योर कीजिए कि वास्तव में जो लोग लीगली इसके लिए एंटाइटल्ड हैं उन्हीं को यह सुविधा मिले। अदरवाइज कुछ पूजा खेड़कर आप पक्के पकड़ में आ जाएंगे और कुछ आपके पकड़ में नहीं आएंगे। क्योंकि पूजा खेड़कर का मामला है, उसके बाद ही हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए या बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस लगे, क्योंकि अगर वो नहीं आता ये मामला, इतना मामला बड़ा नहीं होता तो नहीं आता। किस किस तरह की गड़बड़ हो सकती है? अगर आप डिसेबिलिटी विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाला केस देखेंगे, PWD के केसेस में, उसमें थोड़ी सी गुंजाइश रहती है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी के केस में रहती है। और अगर आप ओबीसी केस में नॉन क्रीमी लेयर लेंगे तो उसमें रहती है, और अगर आप ईडब्ल्यूएस लेंगे तो इन तीनों ही केस में आप पाएंगे कि वे लोग जो इनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं वे वही लोग हैं, उसी व्यवस्था से आए हुए लोग हैं जिस व्यवस्था में ये लोग जाना चाह रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं, अल्टीमेटली दे आर आइदर टेक्नोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स। वो या तो डॉक्टर होंगे या एसडीएम डीएम होंगे जो ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो इसका मतलब आप मान रहे हैं कि एक व्यवस्थागत गड़बड़ है। इसे आप किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत चरित्र पर छोड़ कर दे रही हैं, सिस्टम में ही झोल है। तो आप ये मान के चल रहे हैं कि ठीक है, इसको इसकी गर्दन पकड़ लो। मैं बार बार कहता हूँ, वो अंधेर नगरी में ये प्रकरण आता है कि अंधेर नगरी, अगर आप जानते हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक नाटक है जिसके अंत में होता है कि किसी को सजा दी जानी है, तो वो फंदा पहले तैयार कर लेते हैं, फिर कहते हैं चलो इसकी साइज की गर्दन ले आओ, जिसकी गर्दन फिट बैठेगी उसको फांसी दे देंगे। हिंदी में हमारे 5th क्लास में होगा अंधेर नगरी कि आपने किया, अच्छा चलिए पूजा खेड़कर पकड़ में आ गई तो इसको सजा दे देते हैं, एज इफ इससे सिस्टम क्लींस हो जाएगा। आई मीन पूजा खेड़कर को सजा मिले ये तो समझ में आता है, लेकिन सिस्टम भी तो ठीक कीजिए। यूपीएससी इसी में हम आगे बढ़ते हैं। अभी एक और बात आई थी जो काफी ज्यादा चर्चा में थी, वो थी लेटरल एंट्री।
बाद में ये नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया, बट क्या इस तरह के एग्जाम में एक लेटरल एंट्री जिस तरह का प्रोसेस बताया गया था वो उस तरह से होना चाहिए? मतलब अगर होता है तो ये एस्पिरेंट सबके लिए कितना मोटिवेटिंग या डीमोटिवेटिंग है? देखिए, दो लेटरल एंट्री में दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं। पहला तो ये है कि क्या हायर ब्यूरोक्रेसी में लेटरल एंट्री का जिन लोगों को मतलब नहीं पता, सरकार का ने ये नई नीति के तहत ऐसा किया कि जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव लेवल पर सीधी नियुक्तियां होंगी जो कि इंडस्ट्री से आएंगी या फिर अलग अलग एकेडमी या दूसरी तरह के लोगों को अप्लाई करना अलाउड होगा और वे सीधा आएंगे। अदरवाइज इस जगह पर पहुंचने में एक आईएएस अधिकारी को 16 साल 12 से 16 साल लगते हैं। तो एक आईएएस अधिकारी 12 से 16 साल बाद जिस स्थिति में पहुंचेगा उसी स्थिति में एक सीधी नियुक्ति कर दी जाए, इसे लेटरल एंट्री कहा गया। इस लेटरल एंट्री में एक पक्ष तो यह है कि इस कारण कुल नौकरियों की संख्या कम हो जाएगी और उसमें भी ऊपर की नौकरियों की संख्या कम हो जाएगी, जिसमें पहले सब लोग कोशिश करते हैं, जो एस्पायर करते हैं उनकी नौकरियों की संख्या कम हो जाएगी। इसलिए नौकरियां कम होना यानी कि बाहर बेरोजगार घूम रहे हैं और आप लेटरल एंट्री कर रहे हैं, ये वाली समस्या एक तो पक्ष है। लेकिन दूसरा पक्ष जिस वजह से ये रद्द होता है वो ये कि इस लेटरल एंट्री को घोषित किया गया कि ये सारे पद अनारक्षित होंगे, इन पदों पर कोई किसी किस्म का कोई आरक्षण लागू नहीं किया जाएगा। ये संविधान का उल्लंघन है अगर देखा जाए तो, लेकिन उसका एक रास्ता निकाला गया। जाहिर है कि सरकार सीधे सीधे घोषित तौर पे तो कोई संविधान विरोधी काम करेगी नहीं। उन्होंने इन सारी के सारी नियुक्तियों को, मान लीजिए 60 पद आए तो 60 के 60 पदों को यह कहा कि ये पद सिंगल पोस्ट कैडर है, जबकि वो आईएएस ही होंगे, लेकिन कहा गया कि बाकी आईएएस से अलग एक सिंगल पोस्ट कैडर है। जिसका मतलब, और सिंगल पोस्ट कैडर का मतलब होता है, जैसे मतलब मेरा कॉलेज है तो मेरे कॉलेज में प्रिंसिपल का पद है, वो एक ही पद है। अब अगर वो एक ही पद है तो उस पर आरक्षण कैसे लागू करें? आधा प्रिंसिपल कहां से लेकर आए जो SC ST OBC से आएगा? तो एक पुराने केस में कोर्ट ने यह कहा था कि सिंगल पोस्ट जहां होगी वहां पर आरक्षण लागू नहीं करना पड़ेगा। इन्होंने वर्ड के साथ, इन्होंने इसका फायदा उठाया। हाँ। मतलब एक सेंस से लूप होल निकाला कि चलिए सारे के सारे पदों को सिंगल, ये ऐसे है जैसे कि आज अगर जो बाकी सामान्य पद होते हैं उनके लिए भी अगर कह दिया जाए कि भाई डिस्ट्रिक्ट में तो डीएम एक ही होता है, इसलिए डीएम जो है आज के बाद केवल अनारक्षित होगा, तो आप समझ सकते हैं कि ये संविधान की जो मूल संकल्पना है सामाजिक न्याय की, उसका उल्लंघन था। इस कारण जब ये लेटरल एंट्री का वो आया तो इस पर एक बड़ा हल्ला मचा। थैंकफुली अब विपक्ष इतना चुप नहीं है, इतना डरा हुआ नहीं है, इसलिए विपक्ष ने भी हल्ला मचाया और सरकार को मजबूरन इसे वापस लेना पड़ा। और इसमें एक रोचक बात यह है कि जब इसकी प्रेस रिलीज आती है तो उसमें यह कहा गया कि हम इस बात पर को रिव्यू करेंगे कि ये जो सिंगल पोस्ट कैडर वाला है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगर सरकार ईमानदारी से इस पे काम करे और सिंगल पोस्ट कैडर पर आरक्षण लागू नहीं होगा के नियम को रिव्यू कर ले, इसे वापस कर ले, और इसके तरीके हैं बहुत सारे, तो इस देश में जो एक ग्लास सीलिंग बनी है कि आरक्षित वर्ग के लोग एक सर्वोच्च पद पर नहीं पहुंच पाते हैं या कम पहुंच पाते हैं, वो ग्लास सीलिंग टूटेगी। विपक्ष होना इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है लोकतंत्र में, विपक्ष होना बहुत जरूरी है। और वो हम देख रहे हैं इस बार जिस तरह से पार्लियामेंट में सेशन हो रहे हैं वो भी काफी इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। लास्ट अगर टर्म से हम बात करें तो इंटरेस्टिंग हो रहे हैं, और कई बार हम मान सकते हैं कि इस समय देश के नैरेटिव्स का जो को सेट करने का काम है अब सत्ता पक्ष नहीं कर रहा है, अब सत्ता पक्ष रिएक्ट कर रहा है और विपक्ष जो है वो नैरेटिव तय कर रहा है, which is in every sense of the democracy is good. बिल्कुल। अभी हम आरक्षण की बात करें तो तभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी आरक्षण को लेकर एक जजमेंट दिया सब कैटेगरी को लेकर। तो जब मैं आपके इंस्टाग्राम पे देख रही थी तो बहुत सारे ऐसे यूजर्स थे जो इस बात पे बोल रहे थे कि इस बात पर आपकी क्या राय है, जिस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, क्योंकि उसके बाद से अलग अलग कॉन्ट्रोवर्सीज हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि इस जो ये आया है जजमेंट उसके बाद से जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब है वो भी बट जाएगा, उन्हें बांट दिया जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक सही तरीका है क्योंकि जो सच में बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज लोग थे जिन तक पहुंचनी चाहिए थी चीज़ें वो उन तक पहुंचेगी। तो ये पूरा जजमेंट था उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं कैंडिड एकदम स्पष्ट तरीके से अपनी राय बता रहा हूँ। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के आधार पर सब कैटेगराइजेशन की बात है, जिसमें ये संकेत मिलता है, दो अगर आप उस देवेंद्र सिंह जजमेंट को पूरा पढ़ें तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है, जिसमें एक तो पक्ष ये दिखाई देता है कि वे कहते हैं कि अगर एक पीढ़ी को मिल गया तो दूसरी पीढ़ी को क्यों मिलना चाहिए, और दूसरा वो उसके आर्थिक आधार की तरफ संकेत करते हैं। इन दोनों ही आधार पर किसी भी किस्म के श्रेणीकरण के मैं विरोध में हूं,
क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट बात है कि आरक्षण कतई भी, और इस बात को स्पष्टली समझना है, आरक्षण एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। ये सामाजिक रूप से वंचित लोगों को हिस्सेदारी देने का कार्यक्रम है। मतलब ऐसा हो सकता है कि जो बहुत बड़े पोजीशन में उनको भी भेदभाव झेलना पड़े। एग्जैक्टली मतलब हम विश्वविद्यालय में हैं, जैसा मैंने कहा ग्रुप ए सर्विसेज हैं, लेकिन अगर आप विश्वविद्यालय के उन शिक्षकों की बात करें जो कि वंचित वर्ग से आते हैं, आपको कई बार स्टाफ रूम में, कई बार क्लासरूम में भेदभाव झेलना पड़ता है। विद्यार्थी आपके सामने ऐसी टिप्पणी करके निकल सकते हैं या ऐसी गतिविधि कर सकते हैं जिससे ये आपको एहसास कराया जाए कि आप किस वर्ग से आते हैं। तो ये तो तर्क बिल्कुल खारिज किए जाने वाला है कि आप, और फिर हमने अभी भी बात की ना ईडब्ल्यूएस को लेकर, क्रीमी लेयर को अभी बात की कि उसमें कितनी किस्म की गोरख धंधे संभव है। तो वो तो नहीं है, लेकिन क्या मैं ये कह रहा हूं कि समाज में वंचित तबकों में ऐसे तबके नहीं हैं जो इसके लाभ से वंचित रह गए? बिल्कुल है। दरअसल जब हम ब्राह्मणवाद की बात करते हैं, जब हम श्रेणीकरण की बात करते हैं, जिसे हम स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं, ये स्ट्रेटिफिकेशन हमारी सोसाइटी में टोटल है। ब्राह्मणों में भी ऐसे ब्राह्मण होंगे जो कि कुछ ब्राह्मणों को अपने से निम्न मानते होंगे और उनके साथ निम्न व्यवहार करते होंगे, भले ही छुआछूत ना करते हो, लेकिन अपनी बेटी की शादी करते समय कहेंगे कि उससे नहीं करनी है। ठीक है ना? ब्राह्मणों में भी ऐसे होंगे या सवर्णों में भी ऐसे होंगे, तो जाहिर है कि दलितों में भी ऐसे होंगे। कुछ दलित ऐसे होंगे जो दलित होने के बावजूद जो अपने वर्ग को या अपनी उपजाति को श्रेष्ठ मानते होंगे उनकी तुलना में जिन्हें उनसे भी नीचे माना जाता है। तो हम इस बात को खारिज नहीं कर रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट स्ट्रेटिफिकेशन। बिहार में नीतीश कुमार की जो राजनीति, उन्होंने महादलित जो एक एग्जैक्टली और मैदान बात है कि सब कैटेगराइजेशन कोई नई चीज नहीं है। हमने देखा कि राज्यों में, आपने बिहार का एग्जांपल दिया, बिहार में है, राजस्थान में है, आंध्र प्रदेश में है, ये सब कैटेगराइजेशन राज्यों में पहले से सामाजिक आधार पर मौजूद है। इसलिए अगर सामाजिक आधार पर श्रेणीकरण किया जाए कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन करेंगे कैसे? उसके लिए आपको नंबर चाहिए। आपको नंबर चाहिए ना, कि पता लगे कि किस उपजाति में, किस उपजाति में, किस जाति में संख्या क्या है, और वो संख्या आप जानना नहीं चाह रहे। आपको पहले जाति जनगणना करके तय करना पड़ेगा ना कि किस वर्ग की, किस समूह की क्या स्थिति है। नहीं तो आप क्या कर रहे हैं? नहीं तो आप उसी सुप्रीम कोर्ट वाले उसमें खेल रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि जिसके पास पैसा है उससे मान लिया जाए कि उसका वंचन समाप्त हो गया है, जिसको एक बार नौकरी मिल गई है मान लिया जाए कि उसका वंचन समाप्त हो गया। हमारे समाज में ऐसा नहीं होता है। और फिर आपको समझना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से चलने वाली व्यवस्था है, वो खुद ही वहां वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं है। आई मीन इट्स ट्रू दैट इट्स बीन 75 ऑड इयर्स, लेकिन ये सच है कि जब तक हम इन संस्थाओं में प्रतिनिधिक पूरा रिप्रेजेंटेशन नहीं देखेंगे, हम पार्लियामेंट में देख लेंगे कितने नंबर, जब तक हम वहां रिप्रेजेंटेशन, पार्लियामेंट स्टिल गिव एटलीस्ट 10%, वहां पे कुछ सीटें आरक्षित हैं, सुप्रीम कोर्ट में तो वह भी नहीं है। तो जब तक आप इन संस्थाओं में, संवैधानिक संस्थाओं में पूरा प्रतिनिधित्व नहीं देखेंगे, तब तक आपको इस किस्म के अटपटे जो फैसले हैं वो आते दिखाई देते रहे। और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है सोसाइटी में? एज अ सोसाइटी डरावना कॉन्सिक्वेंस है, और वो कॉन्सिक्वेंस वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि केवल वो है कि वो आपस में बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये तो फिर कोई भी कहेगा कि ये तो फिर सामान्य आरक्षण पे भी लागू होता है कि आपने समाज को बांट दिया जाति के आधार पर। कल जनरल कैटेगरी के लोग बोलते हैं। मेरी चिंता ये नहीं है, मेरी चिंता ये है कि अगर आप ऐसा करते हैं और आप पूरे आरक्षण की प्रतिशत को नहीं बढ़ाते हैं, तब आप एक गलत संकेत ये दे रहे हैं, आप ये मान के चल रहे हैं, आप ये संदेश दे रहे हैं, मैं तो कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूं, टीचर हूं, आप ये संदेश दे रहे हैं कि मान लीजिए दलित जाति है, दलित जाति में ए जाति को कुछ लाभ अधिक मिला है, बी को बहुत कम मिला है, लेकिन आप ये वाला सब कैटेगराइजेशन करके ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि ए के आगे बढ़ने, बी के पीछे रहने का कारण ए का आगे बढ़ना है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। एक बड़ी व्यवस्था ऐसा कर रही जिसने है जिसने बी को वह अवसर नहीं दिए, और आप इसके लिए दोष ए को नहीं दे सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मीणा जनजाति जो है वो इस बात के लिए जिम्मेदार है कि संथालों में या अंडमान की किसी जनजाति को वो प्रोग्रेस नहीं कर पाए, को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। नहीं, ये दोनों को रिप्रेजेंटेशन मिले, जिसकी जिम्मेदारी थी उसने ये नहीं किया, इस वजह से ऐसा है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम, उस पे काम करने की जरूरत है, और वो भी ग्राउंड लेवल से काम करेंगे। जैसे मेरा मानना है, इसका साधारण तरीका क्या हो सकता है? सबसे पहले आप जाति जनगणना कीजिए। जैसे ही आप जाति जनगणना करेंगे, आपको समझ में आएगा कि जिन्हें हम सवर्ण कह रहे हैं
उनमें जो क्रीमी लेयर है, उनमें जो सबसे ऊपर है, वो मुश्किल से 5% 4% है। बिहार में हुआ तो हमने देखा ही था नंबर्स उनके पास ओवर रिप्रेजेंटेशन है। इसलिए ये जो 50% की सीलिंग आपने लगाई है, आप इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश कीजिए, जो अतिरिक्त आपको 10-12-15% मिलेगा उसे आप सबसे नीचे वालों को दे दीजिए, बात सुधर जाएगी। आपने ओवर रिप्रेजेंटेशन जो है उस पर सवाल आप नहीं उठा रहे, उसमें फिर आप एक अजीब तरह के शब्द मैरिट को लेके आते हैं, ठीक है, और आप कहते हैं कि नहीं उनको नहीं टच करना है। उसके तो आपने सैक्रोसेंट बना दिया, और नीचे जो तबका है उसमें आप बंदरबाट करने की कोशिश कर रहे हैं, और करने की कोशिश कौन कर रहा है? जो ऊपर बैठा है। ये भी वो उनके हाथ में नहीं दिया गया, उनका रिप्रेजेंटेशन, जो सबसे ऊपर बैठा है, जो जिसमें पूरे सुप्रीम कोर्ट में आप 4 एससी जज नहीं खोज पाएंगे, वो ये तय कर रहे हैं नहीं अब SC STs में ऐसा करना चाहिए। अनफेयर है। अब हम वापस आते हैं यूपीएससी और सपनों को लेकर, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो एपिसोड है हम सपनों पे बात करें, युवाओं पे बात करें। तो मैं एक वीडियो देखी थी जिसमें आप कहते हैं कि जो युवाओं का सपना है वो सही डायरेक्शन में होना चाहिए, और सपना जो है वो जिस तरह से होना चाहिए वो डायरेक्शन होनी चाहिए। तो डायरेक्शन क्या होता है किसी भी सपने को लेकर? देखिए, जब हम यहाँ पे सपना कह रहे हैं तो जाहिर है वो रात को लेने वाले सपने नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं कि व्यक्ति की जो आकांक्षाएं हैं वे क्या होनी चाहिए। और मैं लगातार कहता रहा हूँ कि बजाय कॉन्क्रीट गोल्स होने के, कि मेरा एक PDF में नाम आएगा, मेरा एक एडमिशन स्लिप में नाम आए, उसकी बजाय हमें स्वप्न दिशा का लेना चाहिए कि मैं इस दिशा में चलूंगा। जिसका मतलब है कि मान लीजिए मैं शिक्षा की दिशा में चलूंगा, मैं एंटरप्रेन्योरशिप की दिशा में चलूंगा। उसमें भी क्या स्पेसिफिक करना है ये बाद में तय कर लेंगे, लेकिन एक बार जब आप उस राह पे चलते हैं तो आपको बार बार कहा जाता है कि मतलब ये कहा गया कि मैं एक कदम रखता हूं 50 राहें फूटती हैं। जब आप एक दिशा में चलेंगे तो आपके पास बहुत सारी दूसरी चीजें आएंगी। एंड मैं बार बार ये कहता हूं, अपने सपनों को समझने के लिए अपने प्रिविलेजेस और अपने डेप्रिवेशंस को समझना है। स्त्रियों के सपने एग्जैक्टली वही नहीं होंगे जो पुरुषों के हैं, और नहीं होंगे का मतलब ये नहीं कर, नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा हूं। स्त्रियां जब अपने प्रिविलेजेस और अपने डेप्रिवेशंस को समझेंगी तो वो उनसे टकराएंगी, और उनका अतिक्रमण करना ही सपनों को पाना है। अगर आपकी माताजी के पास 12वीं पास करने का अवसर नहीं था और आप यूनिवर्सिटी पहुंचती हैं, तो आपने दरअसल एक बड़े इंपॉर्टेंट सीलिंग को तोड़ा है। किसी अन्य के लिए बहुत छोटी सी बात हो सकती है, क्या हो गया ग्रेजुएशन, इतने सालों से लोग करते आ रहे हैं। किसी की फैमिली में जिसमें सब ग्रेजुएट होंगे उनके लिए कोई बिग डील नहीं है। इस बात पे इतना बैंड बजाने की क्या जरूरत है। लेकिन सच्चाई है कि आपने एक दिशा पकड़ी, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि रादर देन हैविंग कॉन्क्रीट गोल्स की एक बड़ी दिक्कत ये भी है, जब आपका गोल एकदम कॉन्क्रीट होगा। मेरा गोल अगर ये है कि 2024 या 2025 के एग्जाम में मैं IAS बनूंगा, तो इसका क्या इसकी संभावना कितनी है? बहुत कम, 0.11%, लगभग 0%। जब नहीं बनूंगा तो मैं अपने आप को कहूंगा मैं फेलियर हूं, क्योंकि मैंने अपना गोल क्या रखा था? कॉन्क्रीट रखा था, जिससे मैं अपनी वास्तविक उपलब्धि की सीधे तुलना करूंगा और उसके आधार पर कहूंगा कि नहीं, मैं नहीं पा रहा हूं इस चीज को। होना क्या चाहिए? अगर हम प्रोसेस के सपने लेंगे, मान लीजिए मेरा इसी दिशा में था, प्रोसेस ये था कि मैं इतना पढ़ूंगा, तो अब मैं क्या करूंगा? मैं अपने आप की तुलना करूंगा, अच्छा इतना नहीं पढ़ पाया, 80% पढ़ा। रादर देन अ कंप्लीट फेलियर आई विल बी 80% सक्सेसफुल। इसका मतलब है कि मैं बना रहूंगा, उस प्रक्रिया में बना रहूंगा, मैं जिंदगी की कोशिश में बना रहूंगा, वरना हमारे पास चारों तरफ केवल फेलियर्स होंगे। लेकिन ऐसा भी होता है ना कि सोसाइटी जिस तरह से ट्रीट करती है, एक वैलिडेशन, अगर आप इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको वैलिडेट कर दिया जाता है, नहीं तो आप पे वो टैग होता है ना, फेलियर का टैग, वो लग जाता है। दैट्स द प्रॉब्लम। आपको इसलिए देखिए, हर चीज जो सोसाइटी चाहती है वो आप करने लगेंगे तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। ये वैलिडेशन वाली बात आई एम थैंकफुल कि आपने मेंशन की। पिछले 10 सालों में जो चीज बदली है वो इस वैलिडेशन की डिमांड बदली है। अर्लियर द वैलिडेशन यूज्ड टू बी मे बी ऑफ 5 पीपल, 10 पीपल। अब ये सोशल मीडिया आने के बाद आपको हर एक का वैलिडेशन चाहिए, और हर एक का वैलिडेशन किसी को प्राप्त हो नहीं सकता। अगर आप उसे इग्नोर करना नहीं सीख पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अभिशप्त हैं हमेशा अपने आप को फेलियर बनने की। मैं बार बार इस बात का उदाहरण देता हूं। मैंने ऐसे लोगों के हर साल इंटरव्यू लिए हैं जो सिटिंग IPS ऑफिसर है, सिटिंग IPS ऑफिसर, लेकिन वो फिर से अपीयर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस सारे दबाव में उनको लगता है कि बीइंग IPS ऑफिसर इज अ फेलियर। They will be successful only if they become IAS officer. As a matter of fact, once I even took an interview of a sitting IAS officer. Sitting means sitting IAS officer who resigned from IAS and reappeared in the IAS. Why? Why? Right? Because he got a cadre which he didn't like.
For him, becoming IAS officer in Tripura was a failure in comparison to becoming IAS officer in Rajasthan. Wow. Effectively, everybody, अगर इस जाल को समझ जाए तो हर व्यक्ति अपने आप को फेलियर मानेगा फिर तो, क्योंकि बहुत सब्जेक्टिव क्योंकि ऐसी हमेशा कोई चीज होगी जो आप अभी पाने से वंचित होंगे। जबकि सच्चाई है कि ना तो आईपीएस होना फेलियर है, ना आईएएस होना फेलियर है। मैं तो कह रहा हूं कि आईएएस एग्जामिनेशन का मेंस क्लियर करना भी फेलियर नहीं है, प्रीलिम्स क्लियर करना भी फेलियर नहीं है। कई लोगों के लिए इस रेस में आ जाना यही अपने आप में पूरे गांव, पूरे शहर, पूरे खानदान से की तुलना में एक सक्सेस है। सो आई मीन वी नीड टू चेंज आवर पर्सपेक्टिव। मैंने एक स्टोरी की थी लास्ट ईयर जब ये रिजल्ट आए थे, जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, 6th अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट जनरल कैटेगरी के लिए। तो उनसे कहा कि व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि हम लोग सोचते हैं, क्योंकि सोसाइटी का ये होता है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से ओपिनियन जाना था, उनका ये था अब क्या ही करेंगे, अब तो हो गए। लेकिन जब मैंने उन लोगों से बात की, बहुत सारे लोगों का ये था कि अब पता नहीं क्या करेंगे, बट उनमें से बहुत लोगों ने था कि हमने इतना पढ़ लिख लिया है कि अब हमें पता है कि हम आगे कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। प्रोसेस अपने आप में आपको बदलता है, और मतलब कोई भी ये जानता है। हम लोग, मैं इस बात को अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बुलाते हैं तब इस बात को कहता हूँ कि मान लीजिए आपको मौका मिल रहा है, अगर आप एक लड़के हैं, पुरुष हैं, और आप राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो 4 बार पूछिए अपने आप से, प्रेशर में आके सीधा दिल्ली, इलाहाबाद मत भाग जाइए कि मैं आईएएस बनूंगा या पीसीएस बनूंगा, क्योंकि मोस्ट लाइकली आपका सपना नहीं होगा, ये सपना आप पर थोपा गया होगा। लेकिन अगर आप लड़की हैं, इन्हीं जगहों की लड़की हैं, और आपको ये मौका मिल रहा है, तो पहले मौके में कूद कर चले जाइए। क्योंकि अगर आप सिलेक्शन आपका नहीं भी होगा तो इस कस्बे की लड़की, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के कस्बे की लड़की जब उठकर दिल्ली आएगी और यहां पर 3 साल, 2 साल, 4 साल तैयारी करेगी, इस प्रोसेस में जो लिबरेशन वो हासिल कर लेगी, और उसके बाद जो अपने गांव कस्बे में जाके और लड़कियों की, अगर वो वापस जाएगी तो कुछ कर लेगी तो बहुत सारे लोगों के लिए एक रोल मॉडल हो जाएगी। नहीं भी करेगी तो उसने इस प्रोसेस में जो लिबरेशन हासिल कर लिया होगा, वो उससे जीवन में कोई नहीं छीन सकता, वो उसके साथ रहेगा। और इस वजह से, अदरवाइज इसमें 4 पीढ़ी लगते हैं, तो आपने कम से कम 3-4 पीढ़ी की छलांग लगा दी है। अगर आप स्त्री हैं तो आप इस प्रोसेस में कूद पड़े, लेकिन लड़कों पे मैं कह रहा हूं ये लागू नहीं होगा, क्योंकि आप प्रिविलेज्ड हैं। हम जब यूपीएससी प्रिपरेशन की बात करते हैं तो हम ऐसा सुनते हैं कि हम भी जब थे स्कूल कॉलेज में, या फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि आपको ये प्रिपरेशन करनी है तो आपको फ़ोन छोड़ना है सबसे पहले, अपने रिश्तेदारों से वो करना है, फैमिली से भी बिल्कुल ही ऐसे कट ऑफ करके थोड़ा थोड़ा, एंड अगर आप रिलेशनशिप में है, आपका पार्टनर, उन सबको छोड़ देना है। तो क्या कोई एक एग्जाम इतना वर्थ इट होता है कि जिसके लिए आप सब कुछ छोड़ दो? देखिए, छोड़ दो तो खैर अतिवादी वो है। ये सही है कि बहुत सारे लोग, जब हम अपने डिस्ट्रैक्शंस को काउंट करते हैं तो पाते हैं कि ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन हैं, अलग अलग अनुपात में डिस्ट्रैक्शन मानते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि परिवार ज़्यादा बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, कुछ लोगों को लगता है फ़ोन ज़्यादा बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, कुछ लोग मानते हैं कि रिलेशनशिप्स ज़्यादा बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन मैं हमेशा ऐसे कहता हूँ कि जैसे कि ऑरेंज जूस ऑरेंज से बड़ी चीज़ नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ द होल फ्रूट, राइट? सिमिलरली एनी कॉम्पिटिशन या एनी परस्यूट कैन नॉट बी लार्जर देन लाइफ। तो आप अगर संतुलित तरीके से चलेंगे तो ना तो फ़ोन छोड़ना पड़ेगा, ना रिलेशनशिप छोड़नी पड़ेगी, ना परिवार छोड़ना पड़ेगा। इन सबके साथ भी आप सहज होकर रह सकते हैं, बशर्ते आप इसको लार्जर देन लाइफ नहीं बनाए। मजेदार बात है कि जब आप इसे लार्जर देन लाइफ बनाते हैं तो इसका बोझा इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये इसी प्रोसेस को नुकसान पहुंचाने लगता है। और फिर अगर आप मान लीजिए सबको छोड़ देते हैं हाइपोथेटिकली, तो ऐसा होता है कि मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, तब आपके पास लोग नहीं होंगे आपको आपकी चीजें एक्सप्रेस करने के लिए, और मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो भी आपके पास लोग नहीं होंगे कि आप किसके पास जाके रोएंगे। हाँ, आपके पास रोने, क्योंकि हमें तो लोग चाहिए ना जिससे आप शेयर करो, तो आपके पास दोनों ही सिचुएशन है। सिस्टम्स अप्रोच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच हियर, कि ट्रीट इज लाइक एन इकोसिस्टम। इन द इकोसिस्टम एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट बट एवरीथिंग इज इंटरमिंगल्ड। तो आपको उनके आपस में संबंध के आधार पर चीजें तय करनी। हम सक्सेस स्टोरीज की बात करते हैं तो आप ही बताए थे कि जो सक्सेस स्टोरीज है उनको ओवर ग्लोरीफाई किया जाता है। इस पे मेरा ये जानना था कि जिस तरह की सक्सेस स्टोरीज हर साल आती हैं कि इस बच्चे ने यहाँ से अपने इस सिचुएशन से क्वालिफाई किया, तो हो सकता है उसका वो सिचुएशन जो हो वो 10 लोगों के लिए ऐसा हो कि उसने कर लिया तो हमने भी कर लिया। तो ये टॉक्सिक किस तरह से? देखिए, सक्सेस स्टोरीज टॉक्सिक क्यों है, इसके लिए आपको थोड़ा सा डिटेल तरीके से सक्सेस स्टोरीज को, दरअसल कुल मिला के एस्पिरेशंस इटसेल्फ, लेकिन सक्सेस स्टोरीज को खास तौर से आपको उसकी इकोनॉमी को समझना पड़ेगा। बहुत पहले से इस पर काम होता आया है, रिसर्च होती आई है।
अब भी समझ में आ रहा है कि अल्टीमेटली जब सक्सेस स्टोरीज मार्केट की जाती हैं, जब कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जब कोई मूवी, जब कोई पब्लिक पॉपुलर कल्चर का कोई प्रोडक्ट या इस किस्म की न्यूज़पेपर्स इन स्टोरीज को सामने लेकर आते हैं, तो ये इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्या उद्देश्य होता है? सच्चाई ये है कि सक्सेस स्टोरीज सक्सेस बनाने के लिए नहीं इस्तेमाल होती हैं। बिजनेस सक्सेस स्टोरीज बहुत सारे और वुड बी फेलियर्स को इनवाइट करने के लिए होती हैं, बिकॉज दिस इंडस्ट्री विल नॉट रन ऑन सक्सेस, द इंडस्ट्री विल रन मोर एंड मोर फेलियर्स टू ज्वाइन इट। वाह, ये देख के ऐसा लगता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को यही बोलते हैं, देखो उसने कर लिया तो तुम भी कर सकते हो। प्लीज समझिए, जब आपको किसी दूसरे की सफलता दिखाकर आपसे कहा जा रहा है कि आपको भी सफल होना चाहिए, तो ये मोटिवेशन नहीं है, ये टॉक्सिसिटी है। इसमें आप उससे तुलना करेंगे और उसके बाद जब आप सफल नहीं होंगे तो बजाय उस सक्सेस स्टोरी को दोष देने के, यू विल एंड अप ब्लेमिंग योरसेल्फ, इट विल बी विक्टिम ब्लेमिंग। हम बात कर रहे हैं आजकल के टाइम पे, जिस टाइम पे मशीन लर्निंग और जो एआई है उसका ज़माना है, फिर हम यूपीएससी की बात करते हैं, गवर्नेंस की बात करते हैं, सरकारी नौकरी की बात करते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से एआई एंड मशीन लर्निंग का टाइम जिस तरह से बढ़ रहा है, क्या हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, स्पेशली ब्यूरोक्रेसी और गवर्नेंस में, क्या वो भी अपने आप को उस तरह से अपडेट कर रहे हैं? और अगर नहीं कर पा रहे तो उसका क्या ड्रॉबैक होगा आज से 10 साल बाद? देखिए, वो अपडेट कर पा रहे हैं ऐसा तो दावा नहीं किया जा सकता, हालांकि कई जगह का बहुत खूबसूरत इस्तेमाल हो रहा है। मसलन अगर आप टैक्सेशन में देखें तो टैक्सेशन में एआई का भी और मशीन लर्निंग का भी शानदार इस्तेमाल हो रहा है। जब से अब फेसलेस असेसमेंट शुरू हुआ है तो इफेक्टिवली मशीन कर रही है, ठीक है ना। आप रेड फ्लैग्स दे रहे हैं और आपको पता भी नहीं कि आप किस व्यक्ति का कर रहे हैं। तो करप्शन को दूर करने में, आपको असेसमेंट करने में, इन चीज़ों में अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जिस पैमाने पर हो सकता है, क्या उस पैमाने पर अभी हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन ये भी सच है कि अगर ये पूरे उसी आधार पर जब होने लगेगा, तब इन नौकरियों की ना तो उतनी ज़रूरत रह जाएगी। ब्यूरोक्रेसी में भी, ब्यूरोक्रेसी की डिमांड्स में मुंडेन काम के लिए तो ज़रूरत ही नहीं रह गई ना। अगर आप आज से केवल 15 साल पहले के ऑफिस को देखें तो उसमें 40 से 50% लोग तो केवल कागज को धागे से बांधने के जैसे मुंडेन काम के लिए थे, ठीक है। आप जाके देखिए ना, पूछिए किसी से कि पुराने उसमें जिसे आज एमटीएस कहा जाता है वो क्या करते थे, जिन्हें एलडीसी कहा जाता था वो क्या काम करते थे, इवन जो यूडीसी थे वो क्या काम, यूडीसी मतलब अपर डिवीजन क्लर्क, ये लोग क्या, यहाँ तक के लगभग सारे काम अब मशीन कर लेती है, कंप्यूटर कर लेता है। उसके आगे के काम में भी डिसीजन मेकिंग में जब से एआई आया तब से इफेक्टिवली वो बता सकता है। अब इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन किया जा सकता है। सो ऑब्वियसली इट्स गोना इफेक्ट the government sector governance a lot. I think within 10-15 years we'll see a different governance model in comparison to what we are watching right now. और इससे आई एम श्योर 10-15 साल पहले भी एक डिफरेंट हुआ था जो हमने आज देखा, एक अलग हुआ। लेकिन आगे आने वालों में आप लगातार ह्यूमन इंटरेक्शन को कम होते हुए देखेंगे। तो क्या वो एक इस तरह के फील्ड के लिए एक अच्छा साइन है या फिर एक उसको किस तरह से देखा जाए? That's a problematic question in a sense that you are asking a person who is already 50. ठीक है, तो मेरा अपना एक नॉस्टैल्जिया होगा। मुझे लगे ये वैसे ही है जैसे कि मेरी उम्र के किसी व्यक्ति से पूछो कि किताब की ई बुक, वो झट से कहेगा किताब का स्पर्श कितना अच्छा होता है, स्मेल कितनी आती है एंड ऑल। लेकिन किसी नए बच्चे से पूछोगे तो कहेगा कि किताब क्यों चाहिए? जब आप एक आईपैड के अंदर 2000 किताबें लेके घूम सकते हैं, पूरी लाइब्रेरी लेके घूम सकते हैं, तो व्हाई डू यू नीड अ बुक? सो आई एम प्रोबेबली द रॉन्ग पर्सन टू आस्क इट, क्योंकि मुझे तो बार बार लगेगा कि किसी भी ऑफिस में ह्यूमन टच ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा लोग दिखाई देने चाहिए। बट इट इज ट्रू दैट इट्स अ चेंज वी कैन नॉट रेजिस्ट बियॉन्ड अ पॉइंट। बट बैलेंस तरीके से होगी, ये चीज़ आएगी। देखिए, ये चीज़ आएगी क्योंकि इससे हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये जो एआई आएगी, ये इसमें ह्यूमन एलिमेंट कम ना हो, इसमें जस्टिस कम ना हो, इसमें एक्सक्लूजन ना हो। ये मत मानिएगा कि नहीं होता है। मशीन लर्निंग में भी एक्सक्लूजन होता है, मशीन लर्निंग के भी बायसेस होते हैं, और हम इसके सैकड़ों स्टडीज हैं जो बताती हैं कि होते हैं। तो हम लोगों को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वी आर इन अ जस्ट सोसाइटी विच इज प्रोबेबली वी पार्शियली गवर्न्ड बाय एआई एंड एमएल। क्योंकि इसको बनाने के लिए भी जो पीछे का पूरा उनके बायसेस भी इसमें आते हैं, उनके अपने बायसेस इसमें आते हैं। क्योंकि अगर मैं कोई सिस्टम बना रही हूँ तो मेरी आइडियोलॉजी और मैं जो भी मेरा बैकग्राउंड है वो तो उसमें बाय डिफॉल्ट में कितनी भी कोशिश करूं, आसान सी बात है। आप चैट जीपीटी को खोलिए और उससे पूछिए कि वेदर देयर शुड बी रिजर्वेशन और नॉट, सिंपली, ठीक है। इस तरह का एक सवाल रखिए, अपना नाम बदलिए, कहिए कि आई एम सो एंड सो, टेल मी वेदर देयर शुड बी रिजर्वेशन और नॉट, यू विल फाइंड द डिफरेंस इन द आंसर।
ओह वाओ, ये मैं ट्राई करूंगी आज। हम यूपीएससी पे आते हैं, आप पिछले 20 साल से, करीब 20 साल से इंटरव्यूज ले रहे हैं, मॉक इंटरव्यूज ले रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी अभी तक का आपका सबसे वियर्डेस्ट इंटरव्यू। आई एम श्योर बहुत बार ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे, बट कुछ ऐसे इंसिडेंट जो अभी तक आपको याद हो, जो आप शेयर करना चाहते हैं। See, it will not be appropriate कि आइडेंटिटीज दी जाए, लेकिन आइडेंटिटी नहीं देनी, आपको इंसिडेंट बताना है। बहुत फनी इंटरव्यूज कई बार होते हैं, मॉक इंटरव्यूज में ऐसे कई सारी सिचुएशंस आती है जिनमें मसलन आई डू रिमेम्बर दैट प्रतापगढ़ का बच्चा who came for a PCS interview, यूपी PCS का इंटरव्यू था, और उससे पूछा कि नॉर्मल क्वेश्चन जो कि एकदम बैठाने के लिए पूछा जाता है, क्यों बनना चाहते हैं एसडीएम? तो कहा नहीं जी, एसडीएम नहीं बनना चाहता, डीएसपी बनना चाहता हूँ। प्रतापगढ़ का नाम लिया, प्रतापगढ़ से आप समझ ही रहे हो कि इसका नाम लिया, उसे ठीक करना है। अच्छा, he actually said it on camera. Thankfully he was not selected, so it was never aired, but it actually happened. And then there's several other, I mean, I've seen people crying. That's the most that's the most touching part of the take, and every year there are at least 4-5 candidates who end up crying. That's because we are able to touch that nerve. उसमें कभी उनकी स्ट्रगल की वजह से, कभी उनके डेप्रिवेशंस की वजह से, कभी इस वजह से कि उनके लिए ये नौकरी इतनी इम्पॉर्टेंट है, और आप उन सवालों से उनको लगता है कि ओह आई एम नॉट प्रिपेयर्ड इनफ, दे एंड अप क्राइंग, और वो आंसू बहुत कुछ कहते हैं। मतलब दैट इज अनदर, it's not recreational, it's not entertaining, but yes, it is a touching thing that happened. ऐसा हर साल होता है। क्योंकि इंटरव्यू में मुझे मैं ये जानना चाहूँगी आपसे, क्योंकि ये पर्सनालिटी ही टेस्ट करते होंगे, क्योंकि आई एम श्योर सारी चीज़ें जो मेंस में उसका पूरा एग्जाम है, इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करने वाला इंटरव्यूअर अच्छा इंटरव्यूअर नहीं है। पर्सनालिटी को जानने के लिए it's all about personality. How do you react? How do you when put into situation? What is the process of your decision making? आपकी sensitivity क्या है? मेरे लिए सबसे important चीज़ों में से होता है कि आपकी sensitivity क्या है। आप दूसरे जेंडर को लेकर, आप कास्ट को लेकर, आप माइनॉरिटीज़ को लेकर, आप मार्जिनलाइज सेक्शन को लेकर कैसी भाषा रखते हैं, कैसी सोच रखते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं इसी पे एक ये जो मैं जानना चाहती हूँ, हम देखते हैं कि हर साल हम बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट देखते हैं जिसमें जो ऑफिसर है, ए ग्रेड ऑफिसर है, उनके करप्शन के मामले सामने आते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, चाहे हम प्री से स्टार्ट करें, उसमें आपका एप्ट क्वांट ये टेस्ट किया जाता है, मेंस में आपकी जो इन्फॉर्मेशन, आपकी जानकारी और आप कितने अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं न्यूट्रल तरीके से, मैं अगर कहूँगी तो वो टेस्ट किया जाता है। इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट की जाती है, बट कहीं ना कहीं इस पूरे एग्जाम का एक पैटर्न है, और जो पैटर्न क्रैक कर लेता है उसका क्रैक हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद और उसके बाद ही जो करप्ट ऑफिसर्स आते हैं वो निकल कर आते हैं। तो क्या इस एग्जाम के पैटर्न में भी बदलाव होने चाहिए जिससे कि जो एक करप्ट ऑफिसर्स हैं वो ना हो सके? वेल, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जब एथिक्स को इसके सिलेबस में शामिल किया गया तो यही दावा किया गया था, बट एक सब्जेक्ट, यही कंडीशन बताई गई थी कि चूंकि वी आर नॉट गेटिंग एथिकल एनफ ऑफिसर्स, सो एथिक्स शुड बी समथिंग वी शुड टेस्ट राइट इन द बिगिनिंग, राइट? बट होता क्या है, ये ऐसे जैसे नैतिक शिक्षा के आपके स्कूल में एक पीरियड चैप्टर लगा दिया जाता था, सिविक्स में बता दिया जाता था कि अच्छे नागरिक कैसे बने। तो जो श्रूड व्यक्ति होगा वो और ज्यादा अच्छे से लिखेगा कि अच्छे नागरिक कैसे बने, तो पूरा पढ़ के रख लेगा उसको पैटर्न तरीके से। दैट्स व्हाट हैपेंड इन द एथिक्स पेपर आल्सो। इट बिकेम जस्ट अनदर पेपर रादर देन समथिंग दैट यू लिव विद। तो ऑब्वियसली एथिक्स को बिल्कुल प्रिलिमिनरी या मेंस एग्जामिनेशन में या इंटरव्यू में जांचना हमेशा संभव नहीं है। इसके लिए हमें सिस्टम ट्रेनिंग के और पोस्ट ट्रेनिंग के उनको और रोबस्ट बनाना पड़ेगा। हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए ना, जरा पता करने की कोशिश कीजिए कितने लोग लबासना में फेल होते हैं। क्या कुछ लोगों को लबासना में रोका भी जाता है कि नहीं रोका जाता, या लबासना की परीक्षाओं में गड़बड़ें होती है कि नहीं होती? किसी से पूछिए ना, बहुत आसान है, किसी प्रोफेशनल को पकड़ लीजिए या किसी एकदम नए आईएएस ऑफिसर को पकड़ लीजिए, बताएगा अरे वहां पर तो चल जाता है। एंड दिस इज व्हाट दिस एक्चुअली हैपन। जबकि होना चाहिए, क्या चाहिए कि ट्रेनिंग वाला हिस्सा कम से कम उतना ही रिगरस होना चाहिए। अरे कितना जितना सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि पॉलिसी मेकर्स, बिकॉज़ दे विल बी द पॉलिसी मेकर्स टुमारो, ठीक है? तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि उनको घुड़सवारी करा दी, उनको किसी हाइकिंग पे भेज दिया, कराइए सब कुछ, लाखों करोड़ों लोगों के लिए ऐसी पॉलिसी बनाई। उनकी जो उनका जो एथिकल एस्पेक्ट है उसे लगातार टेस्ट करते रहिए, और नहीं तो उनको, मैं ये नहीं कहता कि नौकरी से निकाल दीजिए, उनको रीट्रेनिंग में भेजिए, उनको दूसरी जगहों पर भेजिए। हालांकि इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। प्लीज समझिए, करप्शन इज अ प्रोडक्ट ऑफ द सिस्टम, सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में सैंक्शन है ये बात। इफ यू आर अ करप्ट
व्हाई एल्स? एक इंटरव्यू बहुत पॉपुलर है, वायरल है, जब मैंने एक ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर को जो कि पहली प्रमोशन पा चुका था, उसे एसडीएम बनने की कोशिश करते हुए देखा। यानी कि अपनी वर्तमान सैलरी से 3 सैलरी नीचे जाने को वो तैयार था। क्यों भाई? इसका मतलब है, कुछ तो मतलब निकल रहा होगा ना इसका। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इफ द सिस्टम इज एक्सेप्टिंग करप्शन, देन नो मैटर आप कितने बैरियर्स लगाएंगे, सिस्टम अगर, सोसाइटी अगर करप्शन को नेगेट करना शुरू करेगी तभी यह संभव होगा। मुझे लगता है उसमें बहुत साल लगेंगे। मैं बस इस सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन मेरा बस ये है कि हम सपनों की बात करते हैं, तो सपनों में हम देखते हैं कि जब मैं भी स्कूल में थी, या अब आई एम श्योर बच्चों के पास ज़्यादा ऑप्शन होंगे, तो हम देखते हैं ना कि जो बच्चे पढ़ रहे होते थे उनको टीचर्स भी ये बोलते थे, अरे तुम पढ़ के तो तुम आईएएस बनोगे, या तुम पढ़ के तो इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बन जाओगे तुम, अगर आपने मैथ्स ले रखी है या बायो ले रखी है उस हिसाब से। तो जो उन्हें बताया जाता है स्कूल में भी, कॉलेजेस में भी, वो भी बहुत लिमिटेड है। हम अगर ऑप्शंस की बात करें तो अब काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग जो कॉन्सेप्ट है वो अभी आया है, या अभी भी पूरी तरह से नहीं आया है। मैं भी बहुत कम स्कूल्स हैं जिनमें ये बात की जाती है। तो उस एक बच्चे में जो अभी +2 में है या फिर जो अभी ग्रेजुएशन, उसको कैसे पता चलेगा कि इस पूरी दुनिया में मल्टीपल ऑप्शंस है मेरे पास? देखिए, कैसे पता चलेगा, ये जिम्मेदारी जाहिर है कि उसी शिक्षा व्यवस्था की है जिसको ये बताना है कि आपके पास यही 4 सपने नहीं हैं, आपके पास 4,000, 4 लाख या 4 करोड़ सपने हैं। और दूसरा ये भी कि आप बजाय उन्हें सपना देने के, तैयार सपना देने के, उनमें सपने गढ़ने की योग्यता क्यों नहीं दे सकते? रादर देन गिविंग उनको एक विचार देने के, हम उन्हें सोचना क्यों नहीं सिखा सकते? हम ये क्यों नहीं सिखा सकते कि अपने हिसाब से मौलिक सपने कैसे गढ़े जाते हैं? और ये संभव है। एज अ टीचर आई नो कि क्रिटिकल थिंकिंग अगर आप बच्चे को सिखा रहे हैं तो अपना रास्ता वो खोज लेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि जब आप क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे को सिखाएंगे तो वो सवाल खड़े करेगा, और अगर वो सवाल खड़े करेगा तो वो व्यवस्था को पसंद नहीं आएगा। किसी को भी पसंद नहीं आएगा, आप घर में उसको माँ बाप को नहीं पसंद आएगा, उसके टीचर को नहीं पसंद आएगा। करेक्ट, वो कहेंगे कितने सवाल करते हो। और अगर आप सवाल करना सिखा दें एक बार बच्चे को, मैं तो हमेशा कहता हूं कि बजाय उत्तर देना सिखाने के, अगर शिक्षा व्यवस्था सवाल करना सिखा दे तो इस देश की आधी समस्या अपने आप समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि वो सवाल उठाएगा ना, वो जब आप धर्म बोलोगे तो सवाल उठाएगा, जब आप जाति बोलोगे तब वो सवाल उठाएगा, जब आप देश बोलोगे तब वो सवाल उठाएगा। किसी बच्चे के, जब आप उसको रोज सुबह खड़ा करते हो जनगण मन गाने को और उसे बोलते हो कि भारत माता की जय, तब उसको बताते हो कि नहीं दुश्मन देश को मारना है, कोई वो एक दिन सवाल पूछेगा ना कि यार दुश्मन देश वाले बच्चे भी तो यही सीखते होंगे, जिसे आप दुश्मन देश कह रहे हैं वो भी तो यही सीखते होंगे ना। जब जैसे ही वो सवाल उठाना शुरू करेगा वो एक अच्छा देशभक्त बन जाएगा, क्योंकि पता होना चाहिए, पता होगा हम क्यों कर रहे हैं, एग्जैक्टली चीजें पता होंगी कि किस तरीके। लेकिन हम दरअसल चाहते नहीं है कि क्रिटिकल थिंकिंग वाली जनरेशन पैदा हो। और हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में, अगर हम बात करें रिसेंट 10 ईयर्स में, तो सोशल मीडिया के बाद एक जो एम्बेडेड आइडियोलॉजी बोले या एक सिस्टम बोले, वो और ज्यादा बच्चों में, उनको ब्रांड्स नहीं मिलेंगे। ऐसे कॉमेडियंस आप देख रहे हैं जिनके शोज रद्द कर दिए जाते हैं, उनको ब्रांड्स नहीं मिलेंगे, उनको वैलिडेशन नहीं मिलेगा, उनको डराया जाएगा, उनको धमकियां दी जाएंगी, उनको कोलैबोरेशंस नहीं मिलेंगे। ऑन दैट नोट अब हम ये सेगमेंट खत्म करते हैं और हमारा आएगा अब नेक्स्ट सेगमेंट, जिस सेगमेंट के लिए हमने आपसे रिलेटेड क्वेश्चन गूगल पर देखा और देखा कि गूगल पे आपसे रिलेटेड क्या ऐसे क्वेश्चंस थे, कौन से ऐसे क्वेश्चन थे सबसे ज्यादा पूछे गए। चूंकि आप गूगल से सवाल पूछे, मैं चैट जीपीटी से उत्तर दे दूं? नहीं मैं क्वेश्चन वहां से लेकर आई हूँ, लेकिन जवाब आपको ही देना है कि जो हम देख रहे हैं इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में मोटिवेशनल स्पीकर का एक बिजनेस बोलूंगी मैं, एक इंडस्ट्री बन गई है, और जो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, उस इंडस्ट्री की क्या ज़रूरत है। और जो लोग बता रहे हैं कि आप ये 10 काम कर लीजिए आप इस तरह से सक्सेसफुल हो जाएंगे, आप ये काम कर लीजिए आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, तो ये किस तरह से पूरा काम कर रहा है? See, I've been talking about it thankfully from every platform. You need to understand that influencer industry and the motivational speaker industry. ये इंडस्ट्रीज जो हैं, ये सिस्टम्स की जो व्यवस्था है उनकी कमियों से पैदा होती है। सिस्टम जब अपने हिसाब से काम नहीं करता, भाई एक साधारण सी बात है कि व्यक्ति चाहता है कि ऐसी स्थितियां हों जिनमें वह सपने ले सके, अपने सपनों को पूरा कर सके, सफल हो सके, और व्यवस्था ऐसी है जो सुनिश्चित कर रही है कि वो सफल नहीं हो पाएगा, तो उसको उसके लिए फिर एक्सटर्नल कारण खोजने पड़ते हैं, और ये मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको यही कारण देते हैं। आप सोचिए ना कि आज से 20 साल पहले किसी को मोटिवेशनल स्पीकर्स की जरूरत क्यों नहीं पड़ती थी, और आज अचानक मोटिवेशनल स्पीकर्स की मांग इतनी ज्यादा क्यों हो गई? इसकी वजह यह है कि बाकी क्षेत्रों में जो काम होना चाहिए था वो सफलता से नहीं हो पा रहा है, इसलिए व्यक्ति को ब्लेम करने के लिए, खुद को ब्लेम करने के लिए कारण चाहिए, एक नई इंडस्ट्री। और मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको ये कारण देते हैं कि आप सफल नहीं हो पाए क्योंकि अब तक आप ये नहीं कर रहे थे। सच्चाई ये है कि कारण आप में नहीं है। मैंने कहा कि वो कारण जो है वो आपके प्रिविलेजेस में है
और आपकी डेप्रिवेशंस में है। व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर रही है और आपको विवश होकर इन मोटिवेशनल स्पीकर्स की शरण में जाना पड़ा। और ये मोटिवेशनल स्पीकर अकेले नहीं, इसी में आप जोड़ लीजिए गुरुओं को, बाबाओं को, आप समझ पा रहे हैं, ये सारे के सारे एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री खड़ी हुई है। और ये इंडस्ट्री जितना आप सोच रही हैं उससे ज्यादा बड़े आकार की इंडस्ट्री है। ये दरअसल इस समय पॉपुलर कल्चर के सबसे बड़े हिस्से की इंडस्ट्री है और ये अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है और इट इज वर्किंग इन टेंडर विद द इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री। इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम कर रही है, इसलिए इसको बहुत ही गहराई से समझने, जरूरत पड़ने पे इसे थोड़ा रेगुलेट करने की जरूरत है, क्योंकि इनके पास इमेंस पावर विद एब्सोल्युटली नो अकाउंटेबिलिटी है। आपकी वजह से कोई आत्महत्या भी कर लेगा आपके उससे, आपकी जिम्मेदारी नहीं। अजीब बात है, मतलब आप कुछ भी बोल देंगे, व्यक्ति अपने आप को दोष देने लगेगा, वह डिप्रेशन में चला जाएगा, 50 दूसरी, अब उसमें मजबूरी में आप एक और इन्फ्लुएंसर के पास चले जाएंगे। और देन इसको कपल कर लीजिए आप जो एआई बेस्ड एल्गोरिथम्स हैं उनके साथ, तो आप एक बार इनकी जंगल में फंसे तो एआई आपको दे नए मोटिवेशनल स्पीकर आपके सामने पेश करता रहेगा एंड यू विल बी ट्रैप्ड। हम एक कोट इंस्टाग्राम पे लाइक कर देते हैं, उसके बाद पूरी टाइमलाइन पे 10 कोट तो उससे रिलेटेड आने शुरू हो जाते हैं। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि क्या आपने कभी यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया है? मैंने यूपीएससी के अटेम्प्ट्स दिए। मैं ये इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी, लगभग बाल विवाह के स्तर पर शादी की थी। मैं अपनी पत्नी जो कि नीलिमा, जो कि विश्वविद्यालय में ही पढ़ाती हैं, तो हम लोगों ने जल्दी शादी कर ली थी, जिसके बाद हम लोगों ने ये तय किया। उससे पहले मैं 2 मेंस लिख चुका था, लेकिन हम लोगों ने बैठकर तय किया, जब उनकी दिल्ली विश्वविद्यालय में नौकरी लग गई तो हमें ये तय करना था कि हम लोगों को एक बहुत अच्छा करियर चाहिए या 2 रीजनेबली अच्छे करियर चाहिए। तो मुझे लगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, और नीलिमा और हमने तय किया कि हम विश्वविद्यालय में ही टीचर बनने की कोशिश करेंगे। एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई टुक दैट डिसीजन, क्योंकि इसने मुझे वो पहचान दी है जो कोई सिविल सर्विसेज नहीं दे सकती थी। सेकंड क्वेश्चन है कि क्या आप स्कूल से लेकर अभी तक किसी एग्जाम में फेल हुए हैं? मैं नहीं, मतलब क्लासरूम एग्जामिनेशन जैसे 10वीं 11वीं कहते हैं वो वाला तो शायद नहीं हुआ, लेकिन शायद क्या नहीं हुआ, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैंने मेंस दिया, लेकिन मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ, इसलिए मैं खुद इंटरव्यू में अपीयर नहीं हुआ था, जिसका आप कह सकते हैं कि एक फेलियर है, अगर उसको फेलियर की तरह देखना है। और भी कुछ एक आध एग्जाम होंगे निश्चित। इसमें कि विजेंद्र सर की नेटवर्थ कितनी है, ये भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए, जितना, मतलब मैं इसको केवल हल्के सेंस में ले सकता हूँ, लेकिन इतना समझ लीजिए कि जैसी बताई जाती है अगर उतनी होती, कई बार जब आप इसको सर्च तो बताया जाता है कि मेरी नेटवर्थ 50 करोड़ है या 150 करोड़ है। आई एम सॉरी, आई एम अ कॉलेज टीचर एंड माय एंटायर मोस्ट सोर्स ऑफ माय इनकम इज कमिंग फ्रॉम दैट ओनली। बट यूनिवर्सिटी अच्छा पे करती है, और चूंकि मैं और मेरी पत्नी दोनों विश्वविद्यालय में ठीक पोजीशन पर हैं, इसलिए मैं अपने खर्चे निकाल सकने लायक कमा लेता हूं। लेकिन बहुत सारी अफवाहें भी सोशल मीडिया चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आप कितना टाइम सोशल मीडिया पर स्पेंड करते हैं और आपके फोन का स्क्रीन टाइम कितना? ओह, दैट्स अ प्रॉब्लम आई एम एक्चुअली फेसिंग। मैंने इसको कम करने के लिए बाकायदा पिछले कुछ समय से बाकायदा एक टीम को मैंने हायर किया कि भैया ये वाले काम तुम ही देखो, मैं नहीं देखूंगा, ठीक है। तो कितने घंटे होता था स्क्रीन? पहले अच्छा खासा हो जाता था, मतलब मैंने तो देखा कि 8.5 घंटे तक, 9 घंटे तक भी हुआ। अब मैंने इसे थोड़ा कम करने की कोशिश की है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इसमें बहुत सफल हुआ हूँ। लेकिन मेरे स्क्रीन टाइम का एक बड़ा हिस्सा टेक्स्ट पढ़ने का होता है, जिसमें हम लोग यूनिवर्सिटी के पेपर्स को पढ़ते हैं। अब उसको भी मैं स्क्रीन टाइम मान रहा हूँ, जैसे हम लोग भी आर्टिकल्स वगैरह स्क्रॉल करते हैं, तो हम लोगों को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने होते हैं, वो भी इसमें शामिल है। लेकिन फिर भी शॉर्ट फॉर्मेट वीडियो जब से आए हैं तब से समय बढ़ा है। इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करते टाइम निकल जाता है। शॉर्ट फॉर्मेट दोनों तरह के, शॉर्ट्स देख लीजिए, रील्स देख लीजिए। कल को जाकर अगर आपको अपनी बायोग्राफी लिखनी है तो उसका टाइटल क्या होगा? ओह, दैट विल बी अ डिफिकल्ट थिंग। लेकिन अब ये जब से कैजुअल आ गया है, तब से लगभग तय हो चुका है कि मेरा कोई भी डॉक्यूमेंट आएगा वो कैजुअल होगा। तो इट्स लाइकली टू बी अ कैजुअल स्टोरी और समथिंग लाइक दैट। इस पे मैं क्वेश्चन, मतलब मैंने सोचा था कि बहुत ज्यादा पूछे जा चुके, नहीं पूछूंगी, बट अब आपने ये बात उठाई तो मैं पूछूंगी कि जब ये जो वायरल हुआ, ये आपका बोले जाना जिस तरह से वायरल हुआ, तो जब फर्स्ट हैंड वायरल हुआ था तो क्या आप, किस तरह से रिएक्शन था आपका? थैंकफुली मैं सोशल मीडिया पहले से पढ़ा रहा था, तो वायरल होने के को हम लोग क्लासरूम में एनालाइज करते रहे, इसलिए मुझे ये पता था कि अगर ये वायरल हो रहा है तो इसमें मेरी कोई योग्यता नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत महत्वपूर्ण मैंने चीज़ दे दी है, जैसे जो वायरल होने के अपने अपने तर्क होते हैं, और वो उन्हीं तर्कों से वायरल हो रहा था। शुरू में ये जरूर हुआ कि कई बार जब इस कारण ऐसा लगने लगा कि मेरे टीचर होने वाली आइडेंटिटी जो है वो दब रही है, तो मुझे थोड़ी सी
चिंता जैसी हुई. But later I realized that it is something that I should use. I'm using the word use to my benefit. And nowadays I'm doing exactly the same. इस कारण लोग मुझे विश्वविद्यालयों में दूसरी जगहों पे इनवाइट करते हैं और वहाँ जाके मैं उन्हें बिगाड़ता हूँ, क्रांतिकारी बनाता हूँ. और जो कि होना भी चाहिए इसे, क्योंकि हमें जो इतना वायरलिटी मिली है उसका हम अगर प्रोडक्टिव वे में अगर इसका मतलब वही है कि जब मेरे पास एक कैप्टिव ऑडियंस मिल गया जिसकी अटेंशन मुझे मिल रही है, और अटेंशन आप जानते हैं कि इस समय सबसे महंगी चीज़ है, वो अगर आपको मिल रही है तो मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ वह संदेश देने के लिए, जो संदेश मैं देना तो पहले भी चाहता था लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था. मेरा नेक्स्ट सेशन है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, एक वन वर्ड बोलूंगी और आपके दिमाग में जो फर्स्ट वर्ड या फर्स्ट रिएक्शन आएगा वो आपको इमीडिएटली हमें बताना है, उसके लिए टाइम नहीं लेना है. ठीक है, आपको तुरंत बताना है. फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इन्फ्लुएंसर्स. मी. यूपीएससी ऑब्सेशन इन इंडिया. डिजास्टर. एस्पिरेंट्स. ड्रीम्स. न्यूज चैनल्स. And that is the response. Social media. Nice. Motivational speaker. Fraud. Vinesh Fogart. Dream and maybe future. Politics. Wonderful. Need to be there. PM Narendra Modi. Need not to be there. Rahul Gandhi. Let's hope. Education system. A lot to work. And last, casual. Me. Me. On that note, thank you so much sir, आपने हमें टाइम दिया. Thank you. Thank you so much. बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत हुई. Thank you so much स्विच पर आने के लिए. Thank you Swarna.